हेलो बच्चों। तो हम आ गए हैं फिर से आपके लिए, है ना। जैसे जैसे कि हम लोग ने बोला था कि कल क्लास 11 का हम लोग वन शॉट लेके आ रहे ब्रीथिंग का। एक्चुअली बच्चों रिकॉर्ड करते करते थोड़ा सा लेट हो जाएगा। रीज़न उसका क्या है कि लाइट का इशू हो गया था। लाइट का थोड़ा सा इशू हो गया था और लाइक हम लोग ना देखो यहाँ पे कि कुछ देर रिकॉर्ड किए फिर भी मतलब देखो इस तरीके से रिकॉर्ड किए, लेकिन क्या हुआ कि थोड़ा सा लाइट का टेक्निकल इशू हो गया था। ठीक है, इसलिए हो सकता है पूरा वन शॉट ना हो पाए। बाकी पूरी कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर खत्म करने का। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर की अगर हम वेटेज की बात करें तो इस चैप्टर का वेटेज कितना है, 3 से 4 क्वेश्चन का, 2 से 3 क्वेश्चन का। ठीक है, तो अगर आज पूरा हम लोग फिनिश करते हैं, नहीं तो इसका एक पार्ट 2 आएगा, वो भी मुश्किल से 20 से 25 मिनट का आएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग अगर फिनिश कर लेते हैं तो ये सारा क्वेश्चन जितना भी आपका नीट का है, ठीक है, सारा यहाँ से आपका होता हुआ दिखेगा 2024 में। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पे क्या है कि रिस्पायरेशन क्या होता है। बेटा रिस्पायरेशन जो होता है ना वो फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है। सर क्या होता है फिजियोकेमिकल प्रोसेस, आओ जानते हैं। देखो सबसे पहले आपको पता है एटमॉस्फेयर में कई तरह के गैस होते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में कई तरह के गैस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन होता है। ठीक है, एक सेकंड बच्चों, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, CO2 होता है, इस तरीके से बहुत सारा गैस होता है। ठीक है, अब इसमें से जैसे फॉर एग्जांपल कि अब क्या है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग सांस लेते हैं तो एयर जो हम लोग के, देखो सबसे पहली बात एयर ही हम लोग इंस्पायर करते हैं और एयर ही को हम लोग एक्सपायर करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि O2 जाता है CO2 निकलता, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो आगे देखो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एयर को जो इंस्पायर करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इंस्पायरेशन बोलते हैं। और जो हम लोग एयर को बाहर निकालते हैं, देखिए तुम सांस लेते हो ना, तो जब हम सांस को ऊपर खींचते हैं, एयर जब हम लोग के लंग्स के अंदर जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन। क्या बोलते हैं उसको, इंस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग सांस छोड़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन बोलते हैं। और इन दोनों प्रोसेस को एक साथ में हम लोग क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन या फिर ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये सब पढ़ा चुके हैं, इस वजह से थोड़ा सा बोले तो रिकॉर्डिंग में इशू हो गया था। बाकी हम जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। ठीक है, चलो अब मान लो कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप ना सांस लिया, आपका एयर जो है वो लंग्स में गया। ठीक है, लंग्स के पास क्या होता है बेटा कि एक ना ब्लड वेसल्स होता है जिसको हम लोग कैपिलरी बोलते हैं। ठीक है, ये हम तुमको पूरा चैप्टर का ओवरव्यू दे रहे हैं, हमको किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, जब लंग्स में आपका एयर जाता है, ठीक है, तो एयर एक्चुअली क्या होता है कि इसमें जो होता है ना बच्चों, तुमको पता है एक चीज, देखो जैसे हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर मूवमेंट होता है। सर इसका क्या मतलब, मेरी बात सुन। देख मान ले तू ना 2 बाल्टी ले ले, एक बाल्टी में पानी तुम्हारा फुल कर दे और एक में हाफ कर दे, और उसके बीच में जब तुम पाइप लगाओगे ना तो तुम्हारा जो है ना, ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, तुम्हारा भरा हुआ बाल्टी में से कहाँ जाएगा, हाफ बाल्टी में जाएगा। रीजन उसका क्या कि हाई पार्शियल प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होता है। ठीक है, उसी तरीके से अच्छा बात करें यहाँ पर, देखो जिस हम लोग का जो लंग्स है ना, लंग्स में एयर आया, एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे CO2 का जो कंसंट्रेशन होता है ना, CO2 कंसंट्रेशन इधर, क्योंकि देखो एटमॉस्फेयर में कितना 0.3 होगा, लगभग 0.3 mmHg होता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और अगर बात करें लंग्स की तो लंग्स में O2 का जो होता है ना वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू CO2। तो इस वजह से क्या होगा, ये इसका जो क्योंकि O2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, कैपिलरी में कम है, तो कहां से कहां जाएगा बताओ, हाई से लो, मतलब लंग्स से किसके अंदर जाएगा, कैपिलरी के अंदर जाएगा। ठीक है, और कैपिलरी में क्योंकि CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इस वजह से क्या होगा, ब्लड कैपिलरी से CO2 कहां जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो ये यहाँ से जाएगा डीऑक्सी ब्लड और यहाँ से ऑक्सी ब्लड बाहर निकलता है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन जो हो रहा है, गैस का डिफ्यूजन, वो किसके किसके बीच में हो रहा है बच्चों, क्या कहते हैं, लंग्स और किसके बीच में हो रहा है, डीऑक्सी ब्लड के बीच में हो रहा है, इन दोनों के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो वही हम लोग देखेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बोलते हैं। समझ आ रहा है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन किसी किसी में जो है लंग्स और डीऑक्सी ब्लड के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो आपका ब्लड है वो कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा। ठीक है, और हार्ट से जाएगा टिश्यू में। ठीक है, तो अब टिश्यू में जब आएगा तो टिश्यू में फिर यहाँ पे देखो, फिर से देखो यहाँ पे टिश्यू में, जब टिश्यू के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, अच्छा देखिए समझो, CO2 में ही CO2 जो है टिश्यू में ही बनता है। ठीक है, तो CO2 का कंसंट्रेशन जो है ना बच्चों वो कहाँ पर ज्यादा है, टिश्यू के अंदर ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, और इस ब्लड कैपिलरी में कम है, तो हाई से लो मतलब टिश्यू से कहाँ जाएगा, CO2 कैपिलरी में जाएगा। ठीक है, और O2 का कंसंट्रेशन क्या होता है कि यहाँ पे कम होता है, किस जगह पर, टिश्यू के अंदर। देखो यहाँ पर ये टिश्यू है ना, ये टिश्यू के अंदर क्या होता है, कम होता है, और कैपिलरी के अंदर ज्यादा होता है। तो हाई से लो मतलब क्या, O2 क्या होगा, टिश्यू के अंदर जाएगा और CO2 यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग फिर से वापस अगेन क्या बोलेंगे कि यहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है किसके किसके बीच में, टिश्यू और कैपिलरी के बीच में। देखो क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटरनल रिस्पायरेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, डिफ्यूजन हो रहा है किसके किसके बीच में, गैसेस बिटवीन टिश्यू एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से वापस ये CO2 जाएगा किसके पास, हार्ट के पास, हार्ट से कहाँ जाएगा, फिर वापस से कैपिलरी से लंग, वापस से हम लोग इसको एक्सपायर कर देंगे। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। मतलब हम लोग का हार्ट का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। समझ आया, समझ आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, केमिकल प्रोसेस क्या होता है। अच्छा यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो आपका ना यहाँ पर देखो, एक्चुअली टिश्यू के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। किसका ब्रेकडाउन होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। और जिसमें CO2 बनता है और ATP बनता है। ATP हम लोग यूज करते हैं, CO2 हम लोग से बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग, ये जो हमारा प्रोसेस है बाबू, ये क्या है? केमिकल या फिर इसको सेलुलर रिस्पायरेशन बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, फिजियो में ये 4 प्रोसेस आ गए। कौन कौन सा प्रोसेस याद करो मेरे साथ? वेंटिलेशन या फिर ब्रीथिंग पहला, दूसरा क्या है? दूसरा क्या? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, चौथा क्या है? चौथा क्या? इंटरनल रिस्पायरेशन, पांचवा क्या है? केमिकल या फिर सेलुलर रिस्पायरेशन। ये 5 हो गया। उसमें से 4 जो स्टार्टिंग का वो किसमें आता? फिजियो के अंदर आता। केमिकल के अंदर क्या, कौन सा आएगा? एक लास्ट वाला, 5 वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़े। देखो केमिकल प्रोसेस में क्या है कि सेलुलर रिस्पायरेशन की बात करें तो देखो यहाँ पर ग्लूकोज का क्या, कौन सा ब्रेकडाउन होता है? इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन होता है। देखो ध्यान से ये चीज ध्यान रखना कि ग्लूकोज का यहाँ पर क्या होता है बच्चों? इनडायरेक्ट, ये देखो इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, ठीक है। और क्या बनता है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, मतलब एटीपी बनेगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब देखो ऑक्सीडेशन भी आप पढ़े होंगे, ऑक्सीडेशन 2 केस में हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ O2, अब्सेंस ऑफ O2, ठीक है, याद करो, ठीक है। आप लोग क्या है कि प्रेजेंस ऑफ O2, अगर हम बात करें प्रेजेंस ऑफ O2 तो क्या होगा? उसको कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अगर मान लो कि तुम्हारा जो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब होता है टूटना, ठीक है, चीजों का टूटना, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन जो है वो आपका अगर O2 के प्रेजेंस में होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या फिर उसको एरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, तुमको ये सब याद नहीं करना कि आपका अभी बॉटनी का पार्ट है, आपको बस याद ये करना कि अगर तुम्हारा O2 के प्रेजेंस में हुआ तो तुम्हारा ATP कितना बनेगा? 38 ATP बनेगा, ठीक है बच्चों। अब देखो इधर, अगर हम अब्सेंस ऑफ O2 की बात करें तो ये क्या है? ये इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और इसमें कितना ATP बनेगा? 2 ATP बनेगा, ठीक है। समझ गए होगा, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। फिर से देख लो, ग्लूकोज का इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, क्या ATP फॉर्म होगा, ठीक है। 2 केस है, प्रेजेंस ऑफ O2, अब्सेंस ऑफ O2। प्रेजेंस ऑफ O2 को हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्लीट ऑक्सीडेशन या फिर एरोबिक रिस्पायरेशन बोलेंगे, 38 ATP बनता है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन को क्या बोलेंगे हम लोग? जो अब क्या कब होता है? अब्सेंस ऑफ O2 में होता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एनारोबिक रिस्पायरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें कितना ATP बनता है? 2 ATP बनता है, देखो यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो ये क्या है? ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये क्या बच्चों? ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। देखो तो अब यहाँ से देखो, मेरी बात सुनो, तुम ना अपना जब देखो आपको ना जब अपना मिरर के सामने जाके ना अपना मुंह खोलोगे तो तुमको एक फ्लैप सा लटकता हुआ एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एपिग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एपिग्लोटिस बोलते हैं, ठीक है। एपिग्लोटिस के जस्ट नीचे क्या होता है? ये ग्लोटिस होता है। ग्लोटिस क्या होता है कि ये ओपनिंग होता है ट्रैकिया का, ठीक है। क्या होता है? ये ओपनिंग होता है ट्रैकिया का, जहाँ से मतलब सर ओपनिंग मतलब ये ना स्पिंटर होता है बाबू। स्पिंटर मतलब होता है जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एयर जब आएगा ये खुल जाएगा, फिर एयर अंदर फिर बंद हो, ठीक है। इस तरह इसको स्पिंटर बोलते हैं, ठीक है। एपिग्लोटिस क्या आपका? एपिग्लोटिस मतलब कि एक ना आपको लटकता हुआ फ्लैप दिखेगा। अच्छा मैं तुमको थोड़ा सा देखो, डाइजेशन क्या होगा, आपके सिलेबस से डिलीट हो गया, लेकिन आपको पता है कि एक होता है ईसोफेगस, एक होता है आपका ट्रैकिया। ईसोफेगस में से फूड जाता है, फूड पाइप होता है। और ट्रैकिया क्या होता है? विंड पाइप होता है। अगर मान लो ट्रैकिया में गलती से खाना चला गया, ठीक है, तो हमको ना तुरंत वो मतलब अगर ज्यादा चला गया तो ऑन द स्पॉट डेथ हो सकता है, ठीक है। ईसोफेगस में ही खाना जाए, ट्रैकिया में खाना ना जाए, इसके लिए क्या होता है? वहां पे एक लटकता हुआ फ्लैप दिखेगा आपको, मसल्स का बना हुआ होता है। वो क्या करता है? उस फूड को ना ओसोफेगस में इस तरीके से ढकेलता है उसमें। समझ में आया? एपिग्लोटिस क्या होता है? ग्लोटिस समझ में आया? ग्लोटिस का ट्रैकिया का ओपनिंग है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो है ना बच्चों, ये जो आपका ये जो दिख रहा है, ये देखो, ये क्या आपका? ये साउंड बॉक्स है। क्या ये? साउंड बॉक्स है। ये 9 कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। बस इतना ही इसके बारे में याद करो, ठीक है। अब देखो ये जो आपको दिख रहा है ये रीजन, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया क्या होता है? इसमें 12 से 16 सी शेप हाइलिन कार्टिलेज होता है, ठीक है, जो इनकम्प्लीट होता है डोर्सल साइड से। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? बोलो। मतलब क्या हुआ? एपिग्लोटिस समझ में आ गया, ग्लोटिस समझ में आ गया, ठीक है। ट्रैकिया क्या होता है? ट्रैकिया में ना सी शेप हाइलिन कार्टिलेज होता है 12 से 16। ये दिख रहा है तुमको? ये सी शेप हाइलिन कार्टिलेज होता है, ठीक है। देखो आगे देखो तो अच्छा मैं एक चीज बता दूं, देखो जैसे मान लो सर इनकम्प्लीट का क्या मतलब? जैसे मान लो इधर देखो, जैसे मान लीजिए ये देखो, मान लीजिए कि ये आपका जो है ये इस तरीके से, ये आपका मान लीजिए ये क्या है? चलो हाँ, ये मान लो ट्रैकिया है और ये मान लो क्या है? ईसोफेगस है, ठीक है। अगर मैं इसको मान लो वेंट्रल साइड बोलूँ, इसको डोर्सल साइड बोलूँ, ठीक है। क्या बोलूँ इसको? वेंट्रल, इसको बोलूँ डोर्सल साइड, ठीक है। अब ध्यान देना इधर, अगर मैं मान लो मुझे तुम्हें कहा गया कि भाई तुमको सिर्फ ट्रैकिया पे क्या करना है? ट्रैकिया पे सिर्फ तुमको हाइलिन कार्टिलेज लगाना है। तो तुम एक चीज देखो, यहाँ पर क्या है कि आपका ईसोफेगस तो सटा हुआ है, तो आप अगर कोशिश भी करो तो यहाँ से इस तरीके से आप मोड़ सकते हो, इस तरीके से, मतलब ऊपर तो खाली रहेगा। तो इसका मतलब ये कंप्लीट हुआ नहीं, तो इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट। और किस साइड से? डोर्सल साइड से इनकम्प्लीट है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? डोर्सली इनकम्प्लीट बोलेंगे। समझ में आया? मतलब क्या हुआ कि ट्रैकिया जो होता है बेटा, वो कंटेन करता है क्या चीज? ट्रैकिया कंटेन 12 से 16 सी शेप हाइलिन कार्टिलेज, जो इनकम्प्लीट होता है किससे? डोर्सल साइड से का हाइलिन कार्टिलेज कंटेन करता है, ठीक है। ट्रैकिया जो है वो ये देखो। अच्छा T5 रीजन का क्या मतलब? मेरी बात सुनो, पीछे रीढ़ की हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेबल कॉलम, ठीक है, वर्टेबल कॉलम बोलते हैं। वर्टेबल कॉलम में 12 वर्टेबल कॉलम होता है। तो 5वां वर्टेबल कॉलम की जगह पर जैसे मान लो यहाँ पर 5वां वर्टेबल कॉलम है, तो इसी जगह से यहाँ पे लंग्स के पास से ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड होता है, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स में जाता है, ठीक है। और किस में डिवाइड होता है? ब्रांकी में डिवाइड होता है। मतलब क्या हुआ? देखो मेरी बात सुनो, ट्रैकिया जो आपका T5 रीजन से डिवाइड करता है, किसमें? ब्रांची में डिवाइड करता है।
किस में डिवाइड करता है? ब्रांचिंग में, ठीक है। कहाँ पर? T5, T5 रीजन का मतलब क्या है कि T5 मतलब वर्टेबल, मतलब पांचवा वर्टेबल कॉलम के पास से, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि लंग्स हो गया, ये राइट लंग्स है, ये लेफ्ट लंग्स है। अब हम अगर राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स की बात करें तो राइट लंग्स में देखो, इसमें ना क्या होता है, ऊपर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। ये जो बचाइए, ये इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फीचर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसवर्स फीचर्स, जो सिर्फ और सिर्फ राइट लंग्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और नीचे वाला क्या? ऑब्लिक फीचर्स, जो राइट और लेफ्ट दोनों में होता है। अगर तुमसे कोई पूछे कि ऐसा क्या है जो सिर्फ और सिर्फ राइट लंग्स में होता है, तो क्या होगा बताओ? ट्रांसवर्स फीचर्स। और अगर बात करें कोई ऐसा चीज है जो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट लंग्स में होता है, तो उसका नाम क्या है? कार्डिक नॉस्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी ट्रांसफर फीचर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ राइट लंग्स में प्रेजेंट होता है, ऑब्लिक फीचर दोनों में प्रेजेंट होता है। अब देखो मेरी बात सुनो, इसमें लोब गिनते हैं, एक लोब, दो लोब, तीन लोब। इसका मतलब क्या हुआ? राइट लंग्स में तीन लोब होता है। और अगर हम बात करें लेफ्ट लंग्स की, तो ये क्या आपका कार्डियक नॉस्टिक है, नॉटिक है, ठीक है। ये क्या होता है? प्रेजेंट ओनली इन लेफ्ट लंग्स, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑब्लिक फीचर्स दिख रहा होगा, जो हम बोले ना तो कुछ देर पहले, दोनों में पाया जाता है ऑब्लिक फीचर्स, ठीक है। और ये आपका कार्डियक नॉस्टिक हो गया। और दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है जहाँ पे हर्ट होता है, उसको हम लोग क्या होता है? मीडिया स्टीनम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? ये स्पेस बिटवीन लंग्स है, क्या बच्चों? ये स्टेट स्पेस बिटवीन लंग्स है। और अगर हम बात करें लेफ्ट लंग्स की, इसमें दो ही क्या होता है? लोब होता है, एक लोब, दो लोब, देखो क्योंकि इसमें क्या है? ट्रांसवर्स फीचर एब्सेंट है ना, तो इसलिए दो ही लोब होगा। समझ आ गया? चलो आगे बढ़े। हाँ, ये देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, देखो कि एपिग्लोटिस, ये तुम्हारा देखो दिखाया गया, ये एनसीईआरटी डायग्राम है, ये तुम्हारा एपिग्लोटिस हो गया। लेडिंग्स दिखा, लेडिंग्स क्या होता है? साउंड बॉक्स को बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये तुम्हारा साउंड बॉक्स है। साउंड बॉक्स कितने कार्टिलेज का बना होता है? 9 कार्टिलेज का, कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। समझ आया? बोलो। और ये क्या? यहाँ पर देखो, ये एल्वेलाई, बाकी ये सब मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। ये क्या है? एल्वेलाई जो है, इसको बाबू यूनिट ऑफ लंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट ऑफ लंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट ऑफ लंग्स बोलते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ एल्वियोलाई का बात करें, इन बोथ लंग्स, दोनों लंग्स मिला के कितना होगा? ये बताओ। 300 मिलियन, ठीक है। और अगर एरिया की बात करें, एरिया की, तो एरिया जो होता है बेटा वो आपका 70 से लेकर 100 मीटर स्क्वायर तक होता है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। एल्वेलाई जो आपका यूनिट ऑफ लंग्स है, टोटल दोनों क्या कहते हैं, दोनों ये मिला के 300 मिलियन होगा। और इसका एरिया क्या होगा? 70 से लेकर 100 मीटर स्क्वायर तक होता है। समझ आ गया बच्चों? चलो आगे देखो। देखो ये देखो यहाँ पे क्या है कि ये तो इसे हाँ, तो ये आपका कवरिंग ऑफ लंग्स है, ठीक है। बाहर वाले लंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पैराइटल प्लीडोन बोलते हैं। और इनर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? विसरल प्लीडोन बोलेंगे। इन दोनों को एक साथ हम लोग मिला के क्या बोलेंगे? प्लूरल मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। और इन दो देखो, आउटर और इनर के बीच में जो स्पेस है ना, वहाँ पर एक फ्लूइड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। सर ये करता क्या? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्लूरल फ्लूइड जो बचा, प्लूरल फ्लूइड प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ टू प्लूरल मेम्ब्रेन। मतलब क्या हुआ कि ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन, ये दोनों को आपस में क्या करने से बचाता है? दोनों के बीच, दोनों को सेपरेट करके रखता है ना। क्या लगा? हाँ, सेपरेशन ऑफ, हाँ ठीक है, एक सेकेंड। प्लूरल फ्लूइड प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ टू प्लूरल मेम्ब्रेन, मतलब दो प्लूरल मेम्ब्रेन के सेपरेशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। जो क्या करता है? दूसरे ऑर्गन के फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है। समझ गए? आगे देखो। हाँ ये तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पायरेटरी ट्री क्या? ये जो है आपको, अच्छा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो अब इसमें देखो, मेरी बात सुनो। दो तरह का जोन होता है, एक होता है, मेरी बात सुनो, अगर बात करें हम लंग्स की, तो लंग्स में दो तरह का जोन होता है। रिस्पायरेटरी जोन होता है, एक होता है तुम्हारा कंडक्टिंग जोन, ठीक है। अगर कंडक्टिंग जोन की बात करें, पहले ये समझो कि आपको ये चीज समझ में आ रहा है। ये देखो, ये देखो रिस्पायरेटरी क्या? पहला क्या? एक तो होता है देखो इधर क्या कि फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग जोन, मतलब दो तरह का होता है, एक होता है कंडक्टिंग जोन, एक होता है तुम्हारा रिस्पायरेटरी जोन होगा। एक क्या होगा? कंडक्टिंग जोन, दूसरा कौन सा होगा? रिस्पायरेटरी जोन, ठीक है। अगर हम बात करें उससे पहले इधर देखो, सी शेप हाइलिन कार्टिलेज क्या है? प्रेजेंट है ना, ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रांचेस। ट्रैकिया यहाँ से शुरू होगा, देखो यहाँ से शुरू होगा, तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा तुम्हारा? सी शेप हाइलिन कार्टिलेज। और कहाँ तक होगा? क्या लिखा हुआ? इनिशियल ब्रांचेस। इनिशियल ब्रांच किधर होगा? मान लीजिए बच्चा ये होगा इनिशियल आपका, ये टर्मिनल है ना, तो यहाँ पर ये आपका इनिशियल होगा। एक मिनट बाबू, देखो अगर हम यहाँ पे ब्रांचों की बात करें, तो अगर ये प्राइमरी होगा तो सेकेंडरी, मेरी बात सुनो, ब्रांचिंग डिवाइड हो गया, ठीक है। ब्रांचिंग ये होगा आपका प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। उसके बाद फिर आएगा यहाँ क्या आएगा? इनिशियल। ये देखो ये आएगा आपका इनिशियल, और ये है आपका टर्मिनल। ये क्या है? टर्मिनल, ठीक है। इनिशियल, तो यहाँ तक आपका सी से वैल्यूम कट ले जाओगे इस तरीके से, ऐसे देखो, जो है ना सी से वैल्यूम कट ले इस तरीके से। कहाँ तक होगा? ये इनिशियल ब्रांचेस तक होगा, याद रखना है, ठीक है।
और ये देखो यहाँ से लेकर मेरी बात सुन ध्यान से, मतलब कि ट्राकिया से लेकर टर्मिनल ब्रांचियोल तक क्या तुम्हारा कंडक्टिंग जोन है, क्या है बाबू, कंडक्टिंग जोन है, जहां पर कौन सा टिश्यू होता है, सिंपल सिलिएटेड कोल्यूमिनार या फिर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू होता है, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ से लेकर रिस्पिरेटरी ब्रांच तक ये पूरा क्या है आपका रिस्पिरेटरी जोन है, जो क्या है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ होता है, मतलब उसमें लाइनिंग होता है उसका, ठीक है। अब देखो कंडक्टिंग जोन का हम लोग काम देखते हैं। सबसे पहला काम क्या है कि देखो कंडक्शन ऑफ एयर फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू रिस्पिरेटरी जोन। मेरी बात सुनो इधर, तो ध्यान से, रिस्पिरेटरी जोन मान लो कि यहाँ से क्या करेगा, मतलब ये यहाँ पे क्या एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, देखो ये क्या पे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, ठीक है। यहाँ से एयर को कंडक्ट करेगा, ठीक है, और कहाँ तक करेगा, यहाँ तक रिस्पिरेटरी जोन तक, मतलब यहाँ तक क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, समझ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, वही चीज़ पहला पॉइंट ही वही दिया बाबू आपका कि कंडक्शन ऑफ एयर फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल मतलब ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ देखो, इधर देखो, ये जो है ना ये क्या एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, ठीक है। यहाँ से कंडक्ट करेगा, कहाँ तक करेगा बाबू, रिस्पिरेटरी जोन तक करेगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा मेरी बात सुनो, कभी सोचो कि अभी देखो आप ना क्लास 11 में आप बहुत जगह फिर 9th में ही पढ़े होंगे आप कि बहुत सारा फॉरेन पार्टिकल जो होता है ना, मतलब बैक्टीरिया वगैरह जो होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो एयर में होता है, ठीक है। कहाँ पर होता है, एयर में होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग जो सांस तो डेली ले रहे हैं, तो एयर फिर वो फॉरेन पार्टिकल गया कहाँ, ठीक है। तो हम लोग के मैकेनिज्म के अंदर बाबू, रिस्पिरेटरी मैकेनिज्म के अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म लगा हुआ होता है जो उस फॉरेन पार्टिकल को क्लियर करता है, और वो काम किसका है, कंडक्टिंग जोन का। मतलब क्या हुआ कि क्लियर कंडक्टिंग एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, मतलब फॉरेन पार्टिकल से एयर को कंडक्ट करता है, ठीक है। उसका ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। अच्छा ह्यूमिडिफिकेशन का क्या मतलब है, जैसे अब तुम कभी ऐसे फूंक मार के देखो, तुमको हवा में नमी नजर आएगा, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिफिकेशन। मतलब क्या हुआ कि हम लोग का जो मैकेनिज्म है कंडक्टिंग जोन क्या करता है, हमारे पूरे इसमें क्या करता है, ह्यूमिडेशन लाता है, ह्यूमिडिफिकेशन करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मेंटेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टिंग एयर अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर। मेरी बात सुनो, जैसे अभी ठंडी का मौसम है, ठीक है, तो अभी कभी कुछ दिन बाद तो जैसे मान लो कि कभी सोचो कि मान लो कि 32 डिग्री सेल्सियस में भी हम लोग जब सांस लेते हैं तब भी हम लोग नॉर्मल सांस लेते हैं, और ठंडी में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। रीजन उसका क्या है कि मतलब कि हम लोग का जो कंडक्टिंग जोन है ना, वो बेटा हम लोग का कंडक्टिंग जोन जो है वो हम लोग को उस तरीके से क्या करता है, वो बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बाहर के एयर को क्या करता है, मेंटेन करता है, मतलब उसको उस तरीके से बैलेंस करता है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि मेंटेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टिंग एयर अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर, उसको रिस्पिरेटरी जोन बोलते हैं। और सॉरी रिस्पिरेटरी जोन बोलते हैं। ये पांचों फंक्शन कौन, चार फंक्शन किसका, कंडक्टिंग जोन का। पहला कि मतलब एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर कहाँ तक, रिस्पिरेटरी जोन तक कंडक्ट करता है। दूसरा कि जितना भी फॉरेन पार्टिकल है, देखो मेरे साथ याद करो, सबसे पहले कि अगर हम बात करते हैं किसका, कंडक्टिंग जोन के फंक्शन का, पहला फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन तुम्हारा है कि कंडक्शन ऑफ एयर फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू रिस्पिरेटरी जोन। मतलब क्या हुआ, हम लोग का जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल यहां से एयर को कंडक्ट करेगा और रिस्पिरेटरी जोन तक कंडक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, क्लियर है ना, क्लियर कंडक्टिंग एयर फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल। जैसे मान लो अगर हम लोग जो सांस ले रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत अगर मान लो माइक्रो पार्टिकल आ गया, फिर फॉरेन पार्टिकल आ गया जो हम लोग के बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसको क्या करेगा, वो क्लियर करेगा, कौन सा, कंडक्टिंग जोन। तीसरा ह्यूमिडिफिकेशन करता है एयर का। चौथा क्या है, मेंटेन करता है टेम्परेचर को, बाहर के टेम्परेचर को हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। कंडक्टिंग जोन क्या करता है बच्चा, उसको उस टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है। और रिस्पिरेटरी जोन का काम क्या है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, बस यही तक है, ठीक है, समझ आ गया। रिस्पिरेटरी जोन का क्या काम है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, समझ आया। अब इधर देख लो, सीसे फाइलिन कार्टिलेज कहाँ से कहाँ तक होता है, ट्रैकेस लेकर इनिशियल ब्रांचियोस तक होता है। ये तुम्हारा पूरा कंडक्टिंग जोन, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कंडक्टिंग जोन है, सिंपल। और ये जो कंडक्टिंग जोन के अंदर जो टिश्यू होता है वो तो तुम्हारा सिंपल सिलिएटेड कोलुमनार सूडो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। और रिस्पिरेटरी जोन में क्या होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होता है। आगे बढ़ते बच्चा, उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई। क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई है। देखो अगर हम इसमें बात करें, दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है ना, हाँ चल इधर स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई में देखिए मेरी बात सुन, ये तुम्हारा क्या है, ये जो बाहर रेड कलर जो दिख रहा है ये तुम्हारा कैपिलरी है। क्या है बच्चा, कैपिलरी, क्या है, कैपिलरी। और ये तुम्हारा क्या है, ये पूरा उसके अंदर ये तुम्हारा एल्वियोलाई है जो भी है, ठीक है, कैपिलरी। मेरी बात सुन ध्यान से, एल्वियोलाई के अंदर देख, यहाँ पर एक तुमको ये जो दिख रहा है ना, अच्छा तुमको पता माइक्रोफेज या फिर फैगोसिटिक सेल क्या होता है। देखो मेरी बात सुनो, माइक्रोफेज या फिर फैगोसिटिक सेल वो होता है जो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एल्वियोलाई के अंदर है, तो एल्वियोलाई के अंदर ऐसा कोई भी पार्टिकल जो फॉरेन हो, फॉरेन मतलब जो बाहर से आए हो, जो एल्वियोलाई के लिए हार्मफुल हो, उसको वो चुन के कितना चुन के खा जाएगा, खत्म कर देगा उसको, समझ आ रहा है। उसको बोलते हैं माइक्रोफेज या फिर क्या बोलते हैं, फैगोसिटिक सेल बोलते हैं, समझ में आया। तो एल्वियोलाई के अंदर ये जो आपको पहला सेल दिख रहा है बेटा, वो क्या आपका एल्वियोलर माइक्रोफेज है। ये क्या करता है, ये फैगोसाइट करता है सेल को, फैगोसिटिक सेल है ये। मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई भी चीज जो एल्वियोलाई के लिए खराब हो उसको क्या करेगा, चुन के खाएगा उसको, चुन के मार देगा उसको, ठीक है। दूसरा ये जो आपको दिख रहा है, ये जो सेल है, ये वाला सेल, इस सेल का नाम है टाइप 2 निमोसाइट्स। उससे पहले देखो टाइप 1 निमोसाइट कहां पर, ये जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है बच्चे, किधर गया भाई साहब, हाँ ये देखो, ये जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है ये क्या आपका टाइप 1 निमोसाइट है। अच्छा इसका ये किस टिश्यू का लाइन होता है, ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या टाइप 2 है। टाइप 2 क्या होता है, ये मॉडिफाइड सेल होता है जो क्या रिलीज करता है, लेसिथिन रिलीज करता है। सर लेसिथिन क्या होता है, फॉस्फोलिपिड,
पढ़े हो गए, बायोमोलिक्यूल में पढ़े थे, लेसिथिन कहते हैं फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये जो आपका सेल बेटा टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, ये मॉडिफाइड सेल होता है जो रिलीज करता है लेसिथिन, ठीक है। और ये क्या है, फॉस्फोलिपिड है। ये तुम्हारा टाइप 1 न्यूमोसाइट है जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो तुमको 3 लेयर दिख रहा है, देखो 1 2 3, ठीक है। मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ डिफरेंशियल लेयर कितना है सर, 3 है। देखो नंबर ऑफ डिफरेंशियल लेयर कितना, 3 है, ठीक है। कौन कौन सा, पहला क्या टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, दूसरा क्या एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, ये जो है ना बेटा ये जो है ये आपका ये जो पूरा ब्लड कैपिलरी, इसको बोलते हैं एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। क्या बोलते हैं इसको, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। तो दूसरा क्या, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। तीसरा क्या है, इन दोनों के बीच में, किसके किसके बीच में, न्यूमोसाइट फर्स्ट सेल के बीच में और ब्लड कैपिलरी के बीच में। देखो ये तुमको पिंक कलर का दिख रहा है, पिंक कलर का दिख रहा है, पिंक कलर का। ये क्या है बेटा तुम्हारा, ये पिंक कलर का जो है ये आपका क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रहा है। ये देखो ये क्या तुम्हारा बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो है ये तुम्हारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस तरीके से तो मतलब 3, मतलब कि नंबर ऑफ डिफ्यूजन लेयर की बात करें, मतलब कितना लेयर आपस में डिफ्यूज करता है, 3 लेयर। कौन कौन सा, पहला टाइप 1 न्यूमोसाइट, दूसरा एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, तीसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर से देखो 3, बेटा देखो मेरी तरफ देखो, सबसे पहले ध्यान सुनो, 3 डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है जो डिफ्यूज करता है आपस में। पहला टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, दूसरा एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, तीसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ से अगर यहाँ पे एक सवाल पूछता है कि इसका थिकनेस कितना होगा, मतलब ये तीनों लेयर मिला के कुछ ना कुछ तो थिकनेस रखेगा, तो इसका जो थिकनेस होगा ना बेटा वो क्या होगा, 1 mm से कम होगा। कितना होगा, 1 mm से कम होगा, ठीक है, समझ गए, समझ गए। चलो बेसमेंट मेम्ब्रेन देखो, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये तुम्हारा क्या बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। रेड ब्लड सेल, कौन सा, आरबीसी, और ये तुम्हारा क्या ब्लड कैपिलरी एल्वेओल वॉल है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को, बताओ, बोलो बोलो, हो गया, बोलो, समझ आ रहा है। अब तो कुछ लोगों का स्पीड लग रहा है बेटा, ये 1 शॉट ऑफ द स्पीड तो चलेगा, ठीक है। वैसे भी हम 1 घंटा ना रिकॉर्ड कर लिए, वो तो वेस्ट ही होगा फिर से, तो 2 दिन से यही हो रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में दिखाया तो जितना भी लिखा हुआ सब लिखा हुआ जो है वो रिकॉर्ड किया हुआ था, ठीक है। वहाँ जहाँ तक रिकॉर्ड किया हुआ वहाँ तक लिखा गया, देखो अब तुमको खुद पता चला कितना टाइम लगा लिखने में। चलो देखो ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद क्या, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है ना, एथिलेटिसिस बोलते हैं उसको, ठीक है। कोलैप्सिंग, देखो मेरी बात सुनो, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, कोलैप्सिंग ऑफ एल्वेलाई ड्यू टू लैक ऑफ सरफेस्टेंट। मतलब क्या हुआ, लेसिथिन की कमी की वजह से जो एल्वेलाई कोलैप्स कर जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेसिथिन, मतलब सरफेक्टेंट जो है वो उसको हम लेसिथिन बोल रहे हैं, ब्रैकेट में लिखा। तो ये क्या है आपका, ये जो आपका रिस्पिरेटरी क्या है, ये सिंड्रोम है, ये एक तरह का डिजीज होगा, ठीक है। चलो आगे देखो, अब मेरे पास सुनो, जैसे मान लो हमसे कोई पूछेगा कि सर ये बताइए कि जैसे मान लो अभी हम लोग पर रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन का क्या मतलब है, रेट मतलब होता है कुछ ना कुछ स्पीड, रेट मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ स्पीड है ना, स्पीड होता है कुछ ना कुछ, तो कुछ ज़्यादा ही लाइट कर रहा। तो अब जैसे मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो रेट का मतलब क्या होता है कि स्पीड है ना, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे या फिर मैथ में आपको पढ़ाया गया हो। रेट मतलब स्पीड, इसका मतलब क्या होगा, अगर कहीं पर स्पीड है, रेट है, इसका मतलब उसको कोई कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर होगा जो उसको क्या करेगा, या तो कम कर सकता है या तो बढ़ा सकता है ना। मतलब क्या होगा, कहने का मतलब ये है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन गैसेस अफेक्टेड बाय मतलब कि ऐसा, तुम खुद समझो ना, अगर रेट है इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वो किस से बात कर रहा है, स्पीड की बात कर रहा है। और अगर कहीं पर रेट है उसको या तो कोई बढ़ाएगा या तो कोई घटा सकता है ना। अब तुम मुझे बताओ डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, गैस एक जगह से दूसरी जगह पास करना किसी मेम्ब्रेन के थ्रू। अगर तुम पहले क्या लिखा हुआ है कि थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, अब मुझे बता कि थिकनेस कम होगा तब जल्दी डिफ्यूज होगा या फिर थिकनेस ज्यादा होगा तब जल्दी डिफ्यूज होगा, बोलो बोलो, सोच के बताओ, अरे बताओ ना क्या होगा, बताओ। इसका मतलब सर, इसका ये मतलब है कि थिकनेस जितना कम होगा उतना ज्यादा क्या होगा बच्चे, मतलब रेट जो है आपका वो ज्यादा होगा। अगर रेट की बात करें वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ, 1 थिकनेस, मतलब थिकनेस जितना कम होगा वो डिफ्यूजन क्या होगा उतना फास्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। अब मुझे बताओ कि मेरी बात सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर हम अभी क्या पढ़े कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, CO2 होता है, O2 होता है, ये पढ़े ना। तो अब सवाल ये उठता है कि NO2 क्यों नहीं आता हम लोग के इसमें एयर के साथ, वो इसलिए नहीं आता, रीजन उसका क्या है, रीजन ये है बच्चा कि उसका सॉल्युबिलिटी उतना नहीं है, समझ आ रहा है, सॉल्युबिलिटी नहीं है, मतलब सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होगा, सॉल्युबिलिटी नहीं है इस वजह से वो हमारे क्या कहते हैं अंदर नहीं आ रहा, N2 CO2 और O2 इस लड़कियों को सॉल्युबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्युबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और पार्शियल प्रेशर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े ना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके, इसका मतलब क्या हुआ कि पार्शियल प्रेशर जो है, आप जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना क्या होगा, जल्दी तुम्हारा क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, और सॉल्युबिलिटी भी ऑफ गैसेस भी वही होगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर इसका रिलेशन हम लोग लिखे, इसका रिलेशन लिखे बेटा, तो क्या होगा, रेट जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सॉल्युबिलिटी एंड प्रेशर की। समझ आया बच्चे, मतलब क्या हुआ, रेट जो है आपका वो सॉल्युबिलिटी और प्रेशर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अच्छा अगर बात करें सॉल्युबिलिटी, और देखो यहां ध्यान दो क्या लिखा हुआ कि सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम हायर देन O2। मतलब क्या हुआ कि CO2 का जो सॉल्युबिलिटी होता है वो 20 से 25 गुना ज्यादा होता है किससे, O2 से, समझ गए। उसका क्या है,
देखो क्या लिखा हुआ है कि मेमेरियन लंग्स आर सॉलिड, मतलब मेमेरियन लंग्स होता है वो सॉलिड होता है, एंड स्पॉन्जी मतलब स्पॉन्जी होता है और सॉलिड होता है, ठीक है। सकिंग टाइम मतलब उसको तुम प्रेस कर सकते हो, ठीक है, विथ नेगेटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर मतलब उसमें कुछ ना कुछ एयर होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो, देखो ध्यान से, अच्छा मैं समझाऊंगा, खैर क्या तक समझ में आ गया, आगे देखो। हाँ, द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक चैम्बर, ठीक है। अब ये चीज देखो, लंग्स जो होता है ना वो हम लोग का एक थोरैसिक, मतलब क्या लिखा हुआ है मेरी बात सुनो, द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक चैम्बर, मतलब थोरैसिक चैम्बर में हम लोग का लंग्स होता है, ठीक है, विच इज एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। मतलब क्या हुआ, मेरी बात सुन, देखिए ये मान लीजिए ये बोतल है ना, ये बोतल है, ठीक है, इसके बीच में अभी ये एयर टाइट चैम्बर किसको बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ एयर, तब तो इसका शेप है ना ऐसा, ठीक है, नहीं तो ये ऐसा पूरा मुड़ नहीं जाता, समझ आ रहा है, ये इसका शेप ऐसा क्योंकि इसके बीच में कहीं ना कहीं क्या है, एयर भरा हुआ है ना, तो इसको मतलब एयर टाइट चैम्बर। उसी तरीके से हम लोग का लंग्स जो होता है ना, वो जिस जिस जगह पे रखा हुआ होता है, ठीक है, जहां पर हम लोग का लंग्स होता है वो एयर टाइट चैम्बर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थोरैसिक चैम्बर बोलते हैं। सर डोर्सल का क्या मतलब, पीछे की तरफ, यहाँ पर पीछे, पीछे क्या डोर्सली, डोर्सल में क्या होता है, वेंट्रल कॉलम होता है, सॉरी वर्टेबल कॉलम होता है, ठीक है, और आगे क्या होता है, यहाँ पर ये जो आपका ये क्या है आपका, ये क्या स्टर्नम है, क्या आपका स्टर्नम, और साइड में क्या होता है बच्चे, साइड में क्या होता है, इस साइड में ये क्या आपका रिप्स है, क्या ये आपका रिप्स, लेटरल में क्या है रिप्स है, और लोअर साइड मतलब यहाँ पर क्या होता है, डायफ्राम होता है हम लोग का, डॉम शेप का, ठीक है, तो लोअर साइड में क्या होगा बच्चे, डायफ्राम होगा, जो क्या किस शेप का होगा, डॉम शेप का होगा, समझ आया। ठीक, मैं फिर से बताता हूँ, देखो हम लोग का जो एयर, हम लोग का जो लंग्स है ना बच्चा, वो किस में होता है, थोरैसिक चैम्बर में होता है, ठीक है, जो एयर टाइट चैम्बर होता है, जो डॉर्सल होता है, पीछे की तरफ से वर्टेबल कॉलम होता है, आगे स्टर्नम होता है, साइड में रिब्स होता है, और यहाँ पर नीचे डॉम शेप का क्या होता है, डायफ्राम होता है, समझ आ गया। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि सच एन अरेंजमेंट इज इसेंशियल फॉर ब्रीथिंग, मतलब क्या हुआ कि ये अरेंजमेंट जरूरी है किस चीज के लिए, ब्रीथिंग के लिए, ठीक है, एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पुलमिनरी वॉल्यूम सरफेस एरिया लंग्स, ये तो तुम पढ़ा चुके, मतलब क्या हुआ कि सच एन अरेंजमेंट इज इसेंशियल फॉर ब्रीथिंग, मतलब ये जो अरेंजमेंट है ना, ये वाला अरेंजमेंट, मतलब कि डोर्सल साइड पे वर्टेबल कॉलम, क्या कहते हैं आगे स्टर्नम, स्टर्नम, और क्या कहते हैं लेटरल साइड में रिप्स, और यहाँ पर डॉम शेप डायफ्राम, ये जो अरेंजमेंट है ना, ये बहुत जरूरी होता है किस चीज़ के लिए, ब्रीथिंग के लिए, एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पुलमिनरी, है ना। और इसका जो वॉल्यूम होता है, सरफेस एरिया जो होता है लंग्स का, वो कितना होता है, 80 से 100 मीटर स्क्वायर होता है, अभी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। उसका जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है ना, इट इज अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, एंड रिलैक्सेशन ऑफ मेनली टू टाइप ऑफ मसल। मतलब मेरी बात सुनो, ब्रीदिंग जो होता है ना, वो मेनली दो तरह के मसल से क्या होता है, दो तरह के मसल से आपका क्या होता है, कंट्रोल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसी मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, उसी हिसाब से हम लोग का ब्रीदिंग होता है, ठीक है। कौन सा सर दोनों मसल, पहला मसल आपका बेटा कौन सा, पहला मसल है डायफ्राम मसल, दूसरा कौन सा है, डायफ्राम मसल का क्या फेरेनिक मसल भी बोल सकते हैं, और दूसरा कौन सा इंटरकोस्टल मसल्स है, ठीक है। दो तरह का मसल जो हम लोग की ब्रीदिंग को क्या करता है, हम लोग की ब्रीदिंग को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी बात सुनो, ये जो आपका ग्रीन कलर दिख रहा है ना, ये जो रेड है ना, इसके ऊपर होता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये तुम्हारा, इधर ध्यान से, ये जो तुम्हारा रेड वाला दिख रहा है, ये मान लो कि तुम्हारा इंटरकोस्टल मसल है, ठीक है। इसके ऊपर देखो, ध्यान से देखो, मान लो ये तुम्हारा रेड क्या है, इंटरकोस्टल मसल है, देखो दिख रहा है, हाँ, मान लो ये तुम्हारा क्या है, इंटरकोस्टल मसल है, समझ आ रहा है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है। इसके ऊपर इस तरीके से क्या होगा, तुम्हारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होगा। क्या तुमको ये दिखेगा, नहीं दिखेगा, लेकिन हम तुमको यहाँ पे इसलिए दिखा रहे हैं, तुमको ग्रीन के नीचे क्या है, मतलब ग्रीन जो तुम्हारा वो क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, और इसके पीछे क्या है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, समझ आ रहा है ना। तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, देखो ये जो आपका, मेरी बात सुन ध्यान से, ये जो आपका है ना, क्या कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, देखो ध्यान से, देखो ये क्या आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, कौन सा जो ऊपर की तरफ जो है ना। अब देखो इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगा क्या होगा, मतलब कि वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से, आगे कुछ है क्या, नहीं लगा, हाँ ये देखो, अच्छा इसमें आ रहा है, इस पे आ रहा है, देखो होता क्या, जब मेरी बात सुनो, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में क्या होगा, ये नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान होता है दोनों, ठीक है, ये जो तुम्हारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, ये नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान काम करता है, ठीक है। जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो थोरैसिक वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा, समझ आया। जब इसमें क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो क्या होगा, थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें रिलैक्सेशन होगा, तो जाहिर सी बात उल्टा हो जाएगा, मतलब क्या होगा, थोरैसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। पहले अगर इसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में अगर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो थोरैसिक वॉल्यूम क्या होगा बेटा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। और अगर रिलैक्स हुआ तो वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। और ये कब होता है, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है। मतलब क्या होगा, मेरी बात सुन, जब हम लोग कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, जब हम लोग का जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वॉल्यूम किसका बढ़ेगा, लंग्स का बढ़ेगा। जब मेरी बात सुनो, जब ऐसे देखो, मान लो ऐसे लंग्स है, जब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो एयर बाहर से अंदर, देखो एयर बाहर से अंदर, एयर बाहर से अंदर, और जब ये रिलैक्स करेगा,
तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पहले पहले ऐसे था, ध्यान से देख, पहले ऐसे था, जब वॉल्यूम इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा इसका वॉल्यूम बढ़ा बढ़ा बढ़ा, बाहर से एयर अंदर, बाहर से क्या होगा एयर अंदर आ गया, ठीक है। और जब ऐसे ही जैसे मतलब वापस अगर मान लो रिलैक्स स्टेट में आएगा तो ये फिर से मतलब कि जब इसका वॉल्यूम कम होगा तो ऑटोमेटिकली एयर बाहर चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक्सपायरेशन की बात करें, इंस्पायरेशन मतलब एयर का अंदर आना, जब हम एक्सपायरेशन की बात करें, एक्सपायरेशन हम लोग का कैसा प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस, क्योंकि उसमें क्या है कि अगर पहला बार आप एनर्जी लगा के कॉन्ट्रैक्शन की, कॉन्ट्रैक्शन का क्या हुआ एयर अंदर, तो पहला एनर्जी लगा हुआ और वही जो वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आएगा, तो जब इसको अपने आप ये नॉर्मल स्टेट में आएगा, इसमें तो कोई एनर्जी देना नहीं पड़ रहा, जब ये अपने वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आएगा तब क्या होगा, एयर अपने आप बाहर चला जाएगा। मतलब क्या हुआ, आपका जो एक्सपायरेशन है वो कैसा प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है, और इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो अब क्या है, अब दूसरा क्या, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, दूसरा जो उसके नीचे, ये फोर्सफुल ब्रीथिंग में काम आता है, ठीक है। जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और रिलैक्स होगा तब इसका थोरेसिक वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा, उल्टा होता है उसका, ठीक है। समझ रहा है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में क्या होगा, जब ये फोर्सफुल ब्रीथिंग में काम आता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तो इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज करेगा, कौन सा, थोरेसिक वॉल्यूम, और रिलैक्स करेगा तो इसमें क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज करता है, ठीक है। आगे देखो, देखो कुछ इस तरीके से। अब जो मेरी बात सुनो, जैसे मान लो कि दो तरह का मसल्स होता है ना, इधर के भाई साहब, हाँ, दो तरह का कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, एक तो मतलब कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में, दूसरा होगा डायफ्राम मसल्स में, ठीक है। अब ध्यान सुनना, डायफ्राम क्या यहाँ पर है, अगर हम इसको इंटीरियर बोलेंगे, इसको पोस्टीरियर बोलेंगे, ध्यान से देखना। अगर ये आपका ऊपर वाला इंटीरियर है, ये इंटीरियर है, और अगर ये नीचे आपका पोस्टीरियर है, ठीक है, तो जब आप मतलब कि इंक्रीज करते क्या, थोरेसिक वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा, है ना, किसके वजह से, किसकी वजह से बताओ, किसकी वजह से, किसकी वजह से, अगर मान लो थोरेसिक वॉल्यूम जो है कॉन्ट्रैक्शन डायफ्राम मसल से कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ, इंक्रीज किया, तब किस एक्सिस में, मतलब तुमसे सवाल नीट में ये पूछ सकता है कि डायफ्राम मसल से कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वॉल्यूम जो है थोरेसिक चैम्बर का, सॉरी हाँ, थोरेसिक वॉल्यूम जो है वो किस एक्सिस में बढ़ेगा, तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, क्योंकि देखो पोस्टीरियर साइड का डायफ्राम जब ये मेरी बात, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा इसका मतलब कि पूरा फ्लैट हो जाएगा, जब ये फ्लैट होगा इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो एयर अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब ये किस में हो रहा है, एंटीरियर पोस्टीरियर, देखो एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों एक्सिस में हो रहा है, मतलब क्या हुआ, इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, रीजन से क्या, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स। समझ आया समझ में, आगे बढ़े, चलो। अब देखो ये जो आपका इधर देखो, ये आपका मान लो इस साइड क्या होगा, पीछे की तरफ क्या होगा, डॉर्सल, आगे वेंट्रल, ठीक है। अगर डॉर्सल वेंट्रल की बात करें, मेरी बात सुनो, अगर इसकी बात करें तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है बेटा, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो थोरेसिक वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और किस एक्सिस में करेगा, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, मतलब डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में। मतलब क्या हुआ, मेरी बात सुनो, ध्यान सुनो, जब डायफ्राम मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तब क्या कहते हैं, ये कैसे बढ़ता, कैसे किस एक्सिस में बढ़ता है थोरेसिक वॉल्यूम, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। लेकिन अगर मान ले हम किसकी बात करते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में जब क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन होगा, तब कैसे बढ़ेगा, डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस में बढ़ता है, ठीक है। समझ आ गया, आज समझो, ये पूछ सकता तुमसे नीट में, देखो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या, ये आपका रिप्स है ना, ये वही चीज दिया हुआ है यहाँ पे, देखो ये रिप्स है, ठीक है, स्टर्नम दिया हुआ है यहाँ पे, स्टर्नम है, ये डायफ्राम है, ये डोम शेप होता है, ठीक है। आगे देखो, हाँ देखो इंस्पायरेशन क्या होता है, इंस्पायरेशन क्या है, एक तरह का एक्टिव प्रोसेस, अभी समझा चुका एक्टिव प्रोसेस कैसे होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा किसमें, डायफ्राम मसल्स में, देखो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स, ठीक है, उससे क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, किसमें, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। अब मान लो कॉन्ट्रैक्शन होगा किसमें, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में, ठीक है, तब क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम अगेन इंक्रीज करेगा किसमें, डोर्सलो वेंट्रल एक्सिस में। तब क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा, टोटल क्या होगा कि थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। बेटा याद करो फिजिक्स का वो इक्वेशन क्या होता है, जब क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, उल्टा होता है, उल्टा रिलेशन होता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि टोटल थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और अगर प्रेशर डिक्रीज करेगा मतलब क्या होगा, लंग्स के प्रेशर जब डिक्रीज करेगा, बाहर प्रेशर ज्यादा है, क्या है, बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है और अंदर क्या है, तो कम हो गया ना, इसकी वजह से क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कमेगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कमेगा, तो प्रेशर अंदर कम बाहर ज्यादा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर आएगा, मतलब फ्लो ऑफ एयर कहां से कहां होगा, एटमॉस्फेयर से लंग्स होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर फ्लो ऑफ एयर क्या होगा, एटमॉस्फेयर से लंग्स होगा, इसी को तो हम लोग इंस्पायरेशन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्पायरेशन, क्या बोलते हैं उसको, इंस्पायरेशन। फिर से सुन लो ध्यान से, देखो मेरी बात सुनो, कहने का मतलब ये है कि देखो क्या होता है कि सबसे पहले क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा डायफ्राम मसल्स में, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा डायफ्राम मसल्स में, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज करता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा किसमें, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में, जिसकी वजह से क्या होगा कि डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ओवरऑल का क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा। अगर ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ेगा तो टोटल थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा, अगर थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा तो आप पढ़े होंगे कहीं पर कि अगर वॉल्यूम बढ़ता तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर प्रेशर डिक्रीज किया कहां पर, किया लंग्स में, किया अगर लंग्स में प्रेशर डिक्रीज किया तो बेटा बताओ, अगर लंग्स में प्रेशर डिक्रीज किया मतलब एटमॉस्फेयर में क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा, जब एटमॉस्फेयर में प्रेशर बढ़ा तो बाहर से एयर अंदर की तरफ आएगा, समझ में आया, क्योंकि अंदर क्या प्रेशर कम है, इसका मतलब क्या होगा, एटमॉस्फेयर से फ्लो एयर का फ्लो किधर से किधर होगा, एटमॉस्फेयर टू लंग्स होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन बोलते हैं। समझ आया, इसका सीधा उल्टा कर दो किसमें, एक्सपायरेशन में, खत्म।
देखो, अच्छा ये यहाँ पे देखो एनसाइटिक डायग्राम देखो, इसमें देखो क्या क्या बोल रहा है कि इसमें देखो रिब्स और स्टर्नम जो है वो क्या हो रहा है, उधर उधर मतलब फैल रहा है, ठीक है। वॉल्यूम थोरैसिक चैम्बर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि डायफ्राम जो नीचे की तरफ पुश होगा, देखो डायफ्राम दिख रहा है तुमको यहाँ पर, ये नीचे की तरफ पुश हो जाएगा। जब डायफ्राम नीचे की तरफ पुश हो जाएगा तो इसका क्या होगा, एयर जो है सीधा सीधे अंदर आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर अंदर आ जाएगा, ठीक है। एक सेकंड में जाओ, और लाइट बहुत मार रहा था, ठीक है। अभी दिख रहा होगा अच्छे से, आए समझ में? इसमें तो ब्राइटनेस कम करने का ऑप्शन नहीं है, दिखिए, चलो कोई नहीं, ठीक है। इतना ठीक दिख रहा है ना साफ साफ, चलो हाँ दिख तो रहा है, चलो आगे बढ़े। हाँ अच्छा, एक्सपैरेशन नहीं पड़ा ना, हाँ एक सेकंड, ओ एक्सपैरेशन वाला डिलीट हो गया ना, लगा ही था कुछ तो डिलीट हुआ। एक सेकंड रुक जाओ तो बेटा, एक्सपैरेशन डिलीट हो गया, या फिर हो सकता है डालना भूल गया कि पहले तो नहीं है, देख लो, एक सेकंड रुक जाओ। चलो हम लोग लिख ही लेते, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। डायग्राम बेटा इंसाइटिस देख लेना, ठीक है बच्चे। चलो क्या होगा एक्सपैरेशन, देखो यहाँ ध्यान से देखो, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक्सप्रेशन हम लोग को देखना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअली उसका पीपीटी क्या हुआ बेटा, वो ना गलती से डिलीट हो गया, ठीक है। चलो कोई, देखो यहाँ पे एक्सपायरेशन उल्टा हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। एक्सपायरेशन हम लोग क्या क्या पढ़े, देखो उल्टा हो जाएगा, सीधा उल्टा हो जाएगा। उसमें हम लोग क्या पढ़े, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल, इसमें क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम मसल। पहला फर्स्ट रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम मसल्स। एक सेकंड, डायफ्राम मसल्स, क्योंकि बेटा रिलैक्सेशन हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसमें थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ा था, इसमें क्या होगा, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। इसमें क्या होगा, थोरैसिक वॉल्यूम, थोरैसिक वॉल्यूम, एक सेकंड, थोरैसिक वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पर, डिक्रीज कर जाएगा, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, दूसरा और क्या हो रहा था वहाँ पे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में क्या था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में क्या होता, कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर दूसरा केस क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जिसकी वजह से क्या होगा, उसमें क्या हुआ था, थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। क्या होगा, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज, जिसकी वजह से क्या ओवरऑल क्या हुआ था, ओवरऑल जो है वो आपका ओवरऑल क्या हुआ, थोरैसिक वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज किया, थोरैसिक वॉल्यूम यहाँ पे ओवरऑल क्या हुआ, डिक्रीज किया, जिसकी वजह से क्या होगा, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज करने मतलब प्रेशर बढ़ेगा। देखो अगर ये डिक्रीज किया है इसका मतलब क्या होगा, प्रेशर यहाँ पे, देखो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, प्रेशर क्या होगा यहाँ पे, इंक्रीज कर जाएगा। अब बताओ कि अगर लंग्स में प्रेशर ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक मतलब पहले कम था अब ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगी वजह से क्या होगा, एयर कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, एयर का फ्लो किधर से किधर होगा, लंग्स टू एटमॉस्फेयर, कहाँ होगा, लंग्स टू एटमॉस्फेयर। आई होप सो बहुत अच्छे समझ में आ गया, ठीक है, एकदम ब्रेन में सेट, ठीक है। थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा तो क्या होगा, फ्लो ऑफ एयर क्या हो जाएगा बताओ, फ्लो ऑफ एयर, फ्लो ऑफ एयर कहाँ से कहाँ, लंग्स टू एटमॉस्फेयर, और इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन बोलते हैं। समझ आया, देख लो एक बार अच्छे से, 38 समझ आया। देखो अभी हम लोग उसमें क्या पढ़े, देखो मेरी बात, इंस्पायरेशन में लोग क्या पढ़े, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा, किसमें, डायफ्राम मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। अब इसमें और क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है, इससे थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ा था। तो ओवरऑल इंस्पायरेशन में क्या होता है, थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ता है। अगर थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और अगर प्रेशर लंग्स में कम है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर से एयर कहाँ होगा, अंदर आएगा। समझ आ रहा है, और इसी को तुम लोग क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन बोलते हैं। समझ आया। उसके बाद हम लोग क्या एक्सपायरेशन में डायफ्राम मसल्स में क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, जिसकी वजह से थोरैसिक वॉल्यूम घटेगा, और क्या कहते हैं इसमें, और क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में रिलैक्सेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, थोरैसिक वॉल्यूम अगेन डिक्रीज करेगा, और जिस वजह से क्या होगा, ओवरऑल आपका जो थोरैसिक वॉल्यूम है वो डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और अगर लंग्स में प्रेशर ज्यादा है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर से क्या होगा, एयर आपका मतलब लंग्स से एटमॉस्फेयर में क्या होगा, एयर जाएगा, और इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन बोलते हैं, ठीक है। और पता है एक्सपायरेशन कैसा प्रोसेस है, पैसिव, कैसा प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस।
समझे? चलो आगे बढ़े। अब एक सवाल है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन क्या होता है? ठीक है, फोर्सफुल समझते हो? जैसे मान लो क्या लिखा हुआ एक्सपायरेशन, हाँ फूक मारना, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। इसमें कौन सा मसल्स काम करता है? क्या करता है? देखो देखो, इंटरकोस्टल्स मसल्स प्लस एब्डोमन मसल्स। यहाँ पे डायफ्राम मसल्स नहीं, कौन सा मसल? एब्डोमन मसल्स, जो क्या करेगा, जिसमें अगर वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट होगा तो द्रुत गति से क्या होगा? द्रुत गति से क्या होगा? थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? फोर्स क्या होगा? मतलब फोर्सफुली एक्सपायरेशन होगा और फ्लो ऑफ एयर क्या होगा? लंग से बाहर जाएगा। बहुत ही सिंपल कहानी। हम लोग फूक मारते हैं ना, तो उसमें क्या होगा? हम लोग का इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो वो और साथ में एब्डोमिनल मसल्स में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा एक साथ में, जिसकी वजह से द्रुत गति से, मतलब घटेगा नहीं, बहुत ज्यादा घटेगा। क्या होगा? थोरेसिक वॉल्यूम घटेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? अगर थोरेसिक वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। मेरी बात सुनो, अगर कहने का मतलब ये है, थोरेसिक वॉल्यूम घटा, अगर थोरेसिक वॉल्यूम घटा तो क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? थोरेसिक वॉल्यूम घटा, प्रेशर ज्यादा होगा। अगर थोरेसिक वॉल्यूम बहुत ज्यादा घटा तो बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? पहले से ज्यादा एक्सपायरेशन। इसी को फोर्सफुल एक्सपायरेशन बोलते हैं। और फ्लो ऑफ एयर क्या होगा? लंग से एयर की तरफ होगा, एटमॉस्फेयर की तरफ। ठीक है, तो बहुत मुश्किल होता है दोबारा रिकॉर्ड करना। ठीक है, हाँ बहुत, मतलब एक तो वैसे तो तबीयत खराब था थोड़ा सा, है ना, सोच रहे थे कैंसिल कर दे, बट ठीक है चलो कोई नहीं। एनर्जी में देखो, मेरे पास आवाज़ में थोड़ा सा कमी हो सकता है, कंटेंट एकदम खतरनाक लेवल का मिलने वाला। देखो आगे देखो, नेक्स्ट क्या ये, आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। ईमानदारी से बताओ इसमें किसको किसको डाउट होता है? लगभग स्टूडेंट जो है ना इसमें क्या होता है? कंफ्यूज होता है। ठीक है, आज तुम लोग का सारा कंफ्यूजन दूर करेंगे। देखो क्या है रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज? क्या बेटा? रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। अच्छा पहले तो ये समझ लो कि कोई भी जो ह्यूमन है ना बेटा, ह्यूमन जो है वो ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन जो है आपका 12 से 16 टाइम पर मिनट ब्रीथ करता है। मतलब हर मिनट वो 12 से लेकर 16 बार क्या करता है? ब्रीथ करता है। ठीक है, अब इसको हम लोग, अच्छा ये सब जो तुम्हारा लिख के आया ना, ये सब जो तुमको दिख रहा है, ये सब पहले हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस पर आता है। ठीक है, आएगा ये भी सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हो गया आपका, पहले समझ लेते हैं 12 से 16 बार क्या होगा कि आपका जो कोई भी एवरेज ह्यूमन है वो क्या करता है? ब्रीथ करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है कि अच्छा, तो ये देखो, ये जो मशीन दिख रहा है, ये मशीन ये क्या है तुम्हारा? एक सेकंड बेटा, ये जो मशीन है, इस मशीन से हम लोग क्या करते हैं? मतलब कि नापते हैं। क्या करते हैं इसको? इस मशीन से हम लोग क्या करते हैं? नापते हैं, मतलब कि ब्रीथ को नापते हैं, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं स्पायरोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? स्पायोमीटर बोलते हैं, स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर बोलते हैं। ठीक है, स्पायरोमीटर बोलते हैं। और ये जो मॉनिटर पे देखो, यहाँ पे मॉनिटर पे जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये जो ग्राफ दिख रहा है, मतलब ये फूक मारने पर जो ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पायरोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस ग्राफ को? स्पायरोग्राम बोलते हैं। कहाँ लिख दे? यहाँ लिख देते, देखो क्या बोलते हैं बेटा इसको? स्पायरोग्राम, स्पायरोग्राम बोलते हैं। मतलब क्या ये क्या तुम्हारा वो जो मॉनिटर है ना, मॉनिटर पे जो तुमको ये ग्राफ दिख रहा है उसी को बोलते हैं। अब ये सब जो मतलब छोटा छोटा क्या लिखा हुआ है, हम अभी आ रहे हैं इस पे। ठीक है, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं डिटेल में। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जिससे हम लोग ब्रीथिंग को नापते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पायरोमीटर बोलते हैं। और जो ग्राफ मॉनिटर पे आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पायरोग्राम बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो देखो, अब ये स्पायरोग्राम का क्या है तुम्हारा? स्पायरोग्राम का वो दिया हुआ है क्या? स्पायरोग्राम ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, देखो देखो मेरे पास सुनो, अभी तुम नॉर्मली क्या होता है, एक साथ हम लोग सांस लेते भी हैं, सांस निकालते, बहुत ही देसी भाषा में समझते हैं अच्छे से। सांस ले रहे निकाल रहे, सांस ले रहे निकाल, बहुत आराम से। मतलब मान लो तुम एकदम चाय पे बैठे हो, बैठ के तुम कुछ देख रहे हो, ठीक है, टीवी भी कुछ मस्त लगाए हुए हो, फिर मेरा लेक्चर देख रहा हो, है ना। हाँ, तो मतलब देख रहे हो आराम से और सांस ले रहे हो। मतलब तुम एक चीज़ नोटिस करो, सांस जब हम लोग लेते हैं ना तो बेटा क्या होता है कि इंस्पायरेशन भी करते हैं हम लोग, एक्सपायरेशन भी करते हैं साथ में। मतलब सांस लेते भी छोड़ते भी, लेते भी छोड़ते, लेते भी छोड़ते, मतलब नॉर्मल कंडीशन में, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, ना फोर्स लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल मतलब नॉर्मल वे में क्या कर रहे हैं हम लोग? सांस ले रहे हैं, एयर को अंदर जा रहा है, एयर बाहर आ रहा है, एयर अंदर जा रहा है, एयर बाहर आ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको? टाइडल वॉल्यूम। मतलब नॉर्मली कुछ नहीं कर रहा है। नॉर्मली क्यों क्या क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको नॉर्मली क्या कर रहे हैं हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली सांस ले रहे हैं, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर नीचे, मतलब ये इंस्पायर कर रहा है, एक्सपायर कर रहा है, इंस्पायर कर एक्सपायर कर रहा है, यहाँ तक। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या है? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ टाइडल वॉल्यूम के बारे में। टाइडल वॉल्यूम क्या देखो, ये देखो, टाइडल वॉल्यूम इज नथिंग बट द रेस्टिंग टाइडल वॉल्यूम is the normal amount of air exchange in ब्रीदिंग व्हेन एट रेस्ट। जब हम लोग रेस्ट में होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, नॉर्मल बैठे हुए आराम से कुछ देख रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उस समय में जो जितना हम लोग एयर को अंदर लेते हैं, बाहर करते हैं, मतलब हम लोग कुछ ना कुछ अमाउंट में तो एयर को अंदर लेके जाते होंगे लंग्स में, और कुछ ना कुछ अमाउंट में एयर बाहर आता होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। वही लिखा हुआ है यहाँ पे देखो,
वही चीज़ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या, और ये होता कितना है, ये 500 ml होता है। टाइडल वॉल्यूम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टीवी बोलते हैं। टाइडल वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब क्या है बेटा, अगला है तुम्हारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या है अगला, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक सेकंड क्या बोलते हैं उसको, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है यहां तक, चलो। अब देखो मेरी तरफ, मान लो तुम नॉर्मल सांस ले रहे हो कुछ नहीं कर रहा, आराम से, है ना, मतलब बैठे हुए आराम से सांस ले रहे हो, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम बोलेंगे। अब अचानक से तुमने क्या किया, एकदम क्या किया, खींचे सांस, है ना, मतलब इंस्पायर किया कि एक्सपायर किया, बताओ पहले। इंस्पायर किया। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग के अलावा, अब मान लो योगा करने बैठो, आराम से योगा करने बैठो, आराम से एकदम सांस खींच रहे हो, है ना, जितना तुम मैक्सिमम खींच सकते हो खींचो, मैक्सिमम जितना खींच सकते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है कि मैक्सिमम टाइडल वॉल्यूम, मतलब नॉर्मल कंडीशन में हम लोग बैठे हुए, अचानक से मन में कुछ खुरापाती आया और जोर से एकदम खींचे एयर को, और जितना एयर हम मैक्सिमम खींच सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। देखो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, देखो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, खींचे खींचे खींचे, मतलब मैक्सिमम खींचे खींचे खींचे, और ये मैक्सिमम हम लोग यहाँ तक बस यहीं तक खींच पाए मैक्सिमम एयर को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। सर क्या होता है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे बेटा, IRV बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, IRV बोलेंगे। और कितना होता है ये बेटा, 2500 से लेकर 3000 तक होता है, 2500 से लेकर 3000 ml तक होता है। समझे, समझ में आया, यहाँ तक होता है, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम समझ में आया, ठीक है। अब देखो तुम आराम से बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे, देखो यहाँ से ये नीचे आएगा, ठीक है, जितना तुम खींचो ना उतना तुम मान लो नीचे आ गया, यहाँ तक, यहाँ के नीचे, यहाँ के नीचे, यहाँ तक नीचे, ठीक है। अब ना तुम टाइडल वॉल्यूम ले लो। अब सुनो, अब तुम वापस से फिर से वैसे बैठे हो और अचानक से तुम्हारे मन में कुछ, मतलब नॉर्मली सांस ले रहे हो, निकाल लो ऐसे ऐसे निकालो आराम से, नॉर्मल तुम्हारा जो सांस चल रहा है। अब तुम क्या, अचानक से तुम्हारे मतलब मन में एक मतलब तुमको मान लो बैलून फुलाना है, फूक मारो जोर से, ठीक है। मैक्सिमम तुम जितना एयर अपने लंग्स से निकाल सकते हो, ध्यान सुनना, मैक्सिमम तुम अपने लंग्स से जितना एयर निकाल सकते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है बेटा, मैक्सिमम वॉल्यूम आप जितना लंग्स से फूक सकते हो, अरे वॉल्यूम छोड़ो, फूक जितना एयर अपने लंग्स से मैक्सिमम फूक के एक बार में निकाल सकते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। ERB, क्या बोलेंगे उसको, ERB बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, ERB। कितना होता है ये, 1000 से लेकर 1100 ml तक होता है। मतलब क्या हुआ, इतना एयर आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, मान लो कि तुम आराम से चिल होकर बैठे हो और अचानक तुम्हारे मन में खुरापाती आइडिया है, फूक मारते हो, मैक्सिमम तुम जितना फूक मार सकते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। कितना होता है वो, 1000 से लेकर 1100 तक होता है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, ये हो गया। अब मुझे बताओ, हम लोग लंग्स कैसा होता है, फैला हुआ होता है ना, फैला हुआ होता है। अगर मान लो उसमें से सारा एयर तुम फूक के बाहर निकाल दिए, ठीक है, अगर उसमें सारा एयर तुम फूक के बाहर निकाल दिए तो वो तो लंग्स कोलैप्स कर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान ले बेटा, ये जो बोतल अभी तुम्हारा बोतल में जो तुमको वॉल्यूम दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है बोतल में, इस बोतल में जो गैप दिख रहा है, अगर इसमें से तुम पूरा एयर निकाल दो, इसको पूरा ये कर दो, तो ये लेयर जो ये आपस में कोलैप्स मतलब चिपक नहीं जाएगा, चिपकना मतलब कोलैप्स कर नहीं कर जाएगा। तो लंग्स में इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कुछ ना कुछ एयर जो है वो पहले से भरा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे कोई पूछे रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है बेटा, रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो आपका वो क्या होता है कि कुछ ना कुछ एयर जो वो आपके लंग्स में हमेशा होगा, कुछ ना कुछ लंग्स जो आपके लंग्स में एयर जो है वो हमेशा स्टोर होता है, उसी को हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। उसका रीजन क्या है, वो नेगेटिव प्रेशर की वजह से होता है ना, कुछ ना कुछ प्रेशर नेगेटिव होता है लंग्स में, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग का जो कोलैप्स लंग्स जो है आपस में कोलैप्स नहीं करता। वो कौन सा वॉल्यूम है जिसकी वजह से हम लोग का लंग्स आपस में कोलैप्स नहीं करता, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। मतलब क्या हुआ, अगर तुमसे कोई पूछे कि ऐसा कौन सा क्या कहते हैं, ऐसा कौन सा एयर वॉल्यूम है जिसको बाहर निकालने से किसी इंसान का लंग्स कोलैप्स कर सकता है या फिर डेथ हो सकता है, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। समझ आया, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि मतलब कि मैक्सिमम जो हम लोग के लंग्स में मतलब कि मैक्सिमम एक्सपायरेशन करने के बाद टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो हम लोग का बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। समझ में आया, ये तुम्हारा कितना होता है, 1100 से लेकर 1200 तक होता है, ठीक है। और ये क्यों होता है, ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर। आई होप सो समझ में आ गया यहाँ तक। दोबारा रिकॉर्ड करें फिर भी इतना एनर्जी लगा रहे हैं, ध्यान सुनना, समझ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। चलो आगे देखो, अब कैपेसिटी क्या होता है सर, है ना, वॉल्यूम तो पढ़ लिया अच्छे से, वॉल्यूम समझ में आ गया, टाइडल वॉल्यूम 500 होता है सर। उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, 2500 से लेकर 3000 होता है, ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, कितना होता है बताओ, कितना होता है, 1000 से 1100, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, 1100 से 1200 तक, ठीक है। और क्या इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, जब हम लोग मैक्सिमम जितना इंस्पायर कर सकते हैं टाइडल वॉल्यूम को, उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। सर टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम वो होता है तो मैं नॉर्मली तुम बैठे हो आराम से, तुम बैठ के कुछ देख रहे हो, मोटू पतलू देख रहे हो, मान ले मोटू पतलू देख रहे हो आराम से, तुम ना मतलब कि जितना तुम एयर को इंस्पायर कर सकते हो नॉर्मली बैठ के, कुछ नहीं तुमको फोर्स नहीं लगाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। मैक्सिमम जितना तुम फूक मार सकते हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
क्या बोलेंगे उसको, एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे। और मैक्सिमम तुम कितना एयर को खींच सकते हो अपने अंदर, योगा करो योगा करो, योगा अगर करोगे तो मैक्सिमम कितना एयर को अपने अंदर खींच सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। और इतना एयर मतलब कि सारा मतलब एयर मान लो तुम अपने लंग से निकाल दिए, टाइडल वॉल्यूम भी क्या कहते हैं तुम्हारा ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी, तब के उसके बाद जो वॉल्यूम एयर जो बचता है हम लोग के लंग्स में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। समझ आया, खूब तो समझ में आएगा। और ये कितना होता है, 1100 से 1200 ml होता है, ये ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर होता है। ठीक है, अब चलते कैपेसिटी पे। ठीक है, क्या यहाँ पर लंग्स कैपेसिटी, क्या यहाँ पर लंग्स कैपेसिटी टॉपिक दिया हुआ ये तो, हाँ चलो। आईसी क्या होता है सर, देखो आईसी क्या होता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये होगा। चलो देखो आगे देखो। अच्छा मुझे बताओ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब क्या होगा, ध्यान सुन कि मैक्सिमम, ध्यान सुनना, मैक्सिमम तुम कितना एयर अपने अंदर इंस्पायर कर सकते हो, बोलो। जैसे मान लो ऐसे एक बात बताओ, इंस्पायर मतलब टाइडल वॉल्यूम में इंस्पायर एयर आएगा, बस लाएगा, क्योंकि क्या होगा कि कुछ ना कुछ तो एयर तुम इंस्पायर करोगे ही ना टाइडल वॉल्यूम में। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम प्लस आप कितना जोर से खींच सकते हो, इंस्पायरेशन मतलब देखो आईसी का मतलब होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मतलब आप मैक्सिमम कितना एयर को इंस्पायर कर सकते हो, तो कितना करोगे, टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरबी, आईआरबी मतलब जितना मैक्सिमम आप खींच सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आईसी की बात करें तो क्या हुआ, टीबी प्लस आईआरबी, टीबी प्लस आईआरबी, टीबी कितना 500, आईआरबी कितना 2500 से 3000, तो 3500 हुआ, इसको रटने की जरूरत है नहीं सर, ये तो ऐसे याद हो गया। देखो तुम्हारा 3500, देखो हो गया 3500, देखो 3500, देखो हो गया। अब देखो ये तो तुम्हारा 35 हो गया। ईसी मतलब क्या होता है, ईसी मतलब आईसी हो तो ईसी भी कुछ ना कुछ होगा। ईसी मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम, ध्यान सुनना, मैक्सिमम आप कितना एयर को एक्सपायर कर सकते हो, है ना, मैक्सिमम आप कितना एयर को एक्सपायर कर सकते हो, तो कितना करोगे। मैं बताऊँ, इधर सुनो, टाइडल वॉल्यूम में क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम होता है जैसे मान लो कि जितना इंस्पायर किए, ध्यान सुनो तो ध्यान सुनो, टाइडल वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम, मतलब कि मैक्सिमम नहीं, नॉर्मल कंडीशन में लोग जितना एयर को इंस्पायर किए, एक्सपायर किए उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। तो एक्सपायर भी तो किए कुछ ना कुछ टाइडल वॉल्यूम में निकल रहा है, और साथ में ईआरबी, ईआरबी मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आप मैक्सिमम कितना फूंक मार सकते हो वो प्लस टाइडल वॉल्यूम, ये दोनों मिला क्या होगा, ईसी होगा। क्या बोलते हैं उसको, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। कितना होता है बताओ, टाइडल वॉल्यूम कितना 500 सर, और वो कितना एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना 1100, 1600 होगा, ये बताओ ये क्या हो सकता है तुम्हारा 1600 ml, बोलो समझ आया, बताओ। मतलब क्या हुआ बेटा जी, ये क्या होगा तुम्हारा कि इसी क्या होता है, मैक्सिमम कितना ज्यादा एयर अपने लंग से बाहर निकाल सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं, जो टीवी प्लस ईआरबी होता है। समझ गए, समझ गए समझ गए। हाँ। अब देखो वीसी क्या होता है सर, वीसी मतलब, वीसी मतलब, वीसी में तुम सब जोड़ दो, क्या क्या जोड़ोगे, वीसी मतलब तुम कितना एक्सपायर कर सकते हो, कितना इंस्पायर कर सकते हो, सारा, है ना। वीसी मतलब होता है कि वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या है कि ओवरऑल आप कितना एयर को निकाल रहे हैं, और कितना एयर को आप क्या कर रहे हैं, कितना एयर को आप निकाल रहे हैं, और कितना एयर आपको आप एक्सपायर कर रहे हैं, कितना एयर को आप इंस्पायर कर रहे हैं। तो कितना एक्सपायर करोगे, सिंपल सी बात है कि वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या होगा, क्या बताओ, टीबी, टीबी मतलब हम लोग कुछ ना कुछ निकाल रहे, कुछ ना कुछ ये कर रहे हैं, और आईआरबी प्लस ईआरबी, सिंपल मतलब कि वाइटल कैपेसिटी मतलब टोटल जोड़ दो, कितना आप लंग्स से एयर निकाल सकते हो, कितना आपके लंग्स में होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीसी, वीसी मतलब टीबी प्लस आईआरबी प्लस ईआरबी होगा भाई, ईआरबी, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी बोलेंगे। ठीक है, एफआरसी क्या होता है बताओ। देखो यहाँ पे कुछ कुछ देख लो, रेजिडुअल वॉल्यूम यहाँ पे देख लो, एक हम इसको देखो, समझ आ रहा है, आगे बढ़े, थोड़ा सा गले में इसको थोड़ा सा 2 मिनट हो गया, देख लो थोड़ा सा रुक गया बच्चा। देखो हाँ, और तो अपने सेमिनार जी पे एफआरसी क्या होता है, एफआरसी मतलब फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटी, सर कैपेसिटी देखो मतलब मैक्सिमम, ध्यान सुनना, मैक्सिमम हमारे लंग्स में कितना एयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफआरसी बोलते हैं। एफआरसी क्या होता है सर, मैक्सिमम हम लोग अपने लंग्स में कितना एयर रखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ना एफआरसी, बताओ कितना रखेंगे टाइडल वॉल्यूम के बाद,
हाँ टाइडल वॉल्यूम की बात, तो कितना होगा, एक तो तुम जो जितना फूक मार के निकाल सकते हो वो, और रेजिडुअल वॉल्यूम जो बचेगा हम लोग के लंग्स में वो, तो दोनों मिला के क्या होगा, एफआरसी होगा। एफआरसी मतलब क्या होगा कि ई आर बी प्लस आर बी, ई आर बी प्लस आर बी, मतलब रेजिडुअल रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस, देखो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है कि आपके अंदर टाइडल वॉल्यूम के बाद कितना लंग्स बचा है ना, हाँ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एफ आर सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एफ आर सी। एफ आर सी मतलब क्या होता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और कितना बचेगा बताओ, टाइडल वॉल्यूम को हटा दो तो हम लोग के अंदर कितना, अब हम लोग मुझे बताओ कि मैक्सिमम तुम्हारे लंग्स में कौन कौन सा है, टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है सर, टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मल कंडीशन उसको हटा दो। उसके बाद क्या, ई आर बी है जितना हम फूक मार के बाहर निकाल सकते हैं, और जितना हम लोग का लंग्स कोलैप्स होने से बचाता है वो वॉल्यूम, तो ये दोनों मिला क्या हो जाएगा तुम्हारा, एफ आर सी हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे अच्छा मुझे वीसी कैपेसिटी तो बताइए, वीसी की कितना हो जाएगा बताओ, वीसी का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ, ई आर बी कितना है सर, ये तो 3000 है, ई आर बी कितना 1600, नहीं सर कितना 1100, तो कितना हो जाएगा बताओ कितना होगा, टी बी 500 500 प्लस आई आर बी कितना 3000 प्लस ई आर बी कितना 1100, कितना ई आर बी 1100, टोटल कितना हो गया, जोड़ लो ये 5 4041 46 हो गया, मेरे हिसाब से 46 होना चाहिए, देख लेना 46 हो गया, ठीक है। एफ आर सी क्या होगा बता चुके हैं, ये कर लेना। एफ आर सी मतलब जो हम लोग के लंग्स में टाइडल वॉल्यूम के बाद जितना वॉल्यूम बचता है उसको हम लोग एफ आर सी बोलते हैं। टीएलसी क्या होता है, बोलो समझ आ रहा है, टीएलसी में सब जोड़ दो, मतलब टोटल लंग्स कैपेसिटी को टीएलसी बोलते हैं। देखो तो क्या होगा, चल रहा है कि हाँ चलो, टीएलसी क्या है, टीएलसी में क्या होगा कि जितना भी तुम्हारा लंग्स कैपेसिटी सब जोड़ दो, टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरबी प्लस ईआरबी प्लस आरबी, इतना ही हम लोग के मतलब टोटल क्या है, टोटल लंग्स कैपेसिटी, मतलब टोटल लंग्स में कितना एयर है उसको हम लोग क्या होता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी बोलते हैं। कितना बताओ, टीबी है मतलब टाइडल वॉल्यूम का एयर होगा, आईआरबी का एयर होगा, ईआरबी का एयर होगा और आरबी का एयर होगा, सारा चारों मिला क्या हो जाएगा टीएलसी। अच्छा मुझे बताओ कि यहाँ पे देखो, अच्छा तुमको कभी का क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, अच्छा मुझे बता टीएलसी को क्या हम वीसी प्लस आरबी लिख सकते हैं, कैसे सर वीसी क्या है, अच्छा मुझे बता टीएलसी क्या, टीबी प्लस आईआरबी प्लस ईआरबी प्लस आरबी, बीसी देखो कहाँ पर है, किधर है वीसी, वाइटल कैपेसिटी, यहाँ पे देखो इसमें क्या गया, टीबी आ गया, आईआरबी आ गया, ईआरबी आ गया, मतलब टीबी आ गया, आईआरबी आ गया और ईआरबी आ गया। अब देखो आरबी देखो पूरा रहा टीएलसी है ना, तो इस तरीके से भी पूछ सकता है। जैसे मान लो आईसी में देखो टीएलसी माइनस एफआरसी, टीएलसी कहाँ पर ढूंढो उसको, टीएलसी देखो इधर है, इसको इधर देखो टीएलसी माइनस एफआरसी, टीएलसी में देखो टीबी एफआरसी, टीएलसी माइनस एफआरसी, ठीक है। एफआरसी में क्या क्या, ईआरबी प्लस आरबी, मतलब इसमें से तुम ईआरबी और आरबी निकाल दो तो इसमें क्या बचा, आईबी प्लस मतलब कि टीबी प्लस आईआरबी बचेगा, देखो टीबी प्लस आईआरबी बचेगा, मतलब इसमें से मान लो टीएलसी में से तो अगर तुम एफआरसी निकालोगे क्या बचेगा, टीएलसी में से एफआरसी निकाल दो, एफआरसी में क्या क्या है सर, एफआरसी में ईआरबी है और आरबी है, ठीक है, तो ईआरबी और आरबी हटा दो, ये दोनों हट गया तो क्या बचेगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरबी बचेगा, तो ये तो दोनों था यहाँ पे देखो, इस तरीके से लिख सकता है। जैसे वाइटल कैपेसिटी माइनस क्या कहते हैं आईआरसी, मतलब आईआरसी हो सकता है, आईआरसी ढूंढो कहाँ पर, ये है आईसी की बात कर रहा हूँ है ना, तो मतलब कि इसमें आईसी का तुम निकाल दोगे तो हो जाएगा, इस तरीके से तुम देख लेना अपना, ठीक है। ये तो मतलब लिख दिया हम ताकि तुम अपना एक बार देखोगे ना तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है, जेन्युइन चीज़ है ये, तुमको उतना उतना अकल तुम्हारा चलेगा इंशाल्लाह। चलो हाँ तो आगे देखें, आगे बढ़े, देख लो अच्छे से, चलो नोट। अब मेरा सवाल ये है, मुझे बताओ कि जो एयर तुम्हारे फूकोगे है ना, यहाँ पर तुम इंस्पायर करो, उसी का ना तुम क्या कहते हैं ये कर सकते हो क्या, नाप सकते हो स्पैरोमीटर से। अब जैसे मान लो जो एयर जो एयर तुम उससे मतलब कि तुम ना एक्सपायर करो ना इंस्पायर कर रहे हो, जो तुम्हारे लंग्स में ऑलरेडी लंग्स में ही है, तो उसको तुम कैसे स्पैरोमीटर से नापोगे, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ देखो बच्चे कि स्पैरोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर द रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम जो हम लोग के लंग्स के ऑलरेडी अंदर, ये तो तुम ये तो अंदर लंग्स के, तो बाहर आएंगे तुम नापोगे कैसे, ठीक है। दूसरा, एनी कैपेसिटीज विच इनक्रप्टेड रेजिडुअल, मतलब ऐसा कोई भी कैपेसिटी जिसके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम है, देखो यहाँ पर कौन कौन सा ऐसा है रेजिडुअल वॉल्यूम, कहाँ कहाँ पर देखो, एफआरसी में है रेजिडुअल वॉल्यूम, देखो यहाँ पर है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है, ठीक है, और कहाँ पर है टीएलसी में भी है, तो यहाँ पर वही लिखा होगा देखो कि एज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और टोटल लंग्स कैपेसिटी, इन दोनों में हम लोग यूज नहीं कर सकते। अच्छा नेक्स्ट क्या तुम्हारा पल्मोनरी वेंटिलेशन, ये क्या होता है, पीवी बराबर होता है कि रेट ऑफ ब्रीथिंग गुना टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। रेट ऑफ ब्रीथिंग कितना 12 से 16 बार पर ह्यूमन करेगा, ठीक है, और ब्रीथिंग कितना 500, मान लो कि टाइडल वॉल्यूम कितना 500, जब इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई करोगे लगभग 6000 से लेकर 8000 के आसपास आएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6000 लीटर, 6 लीटर से 8 लीटर तक,
ये भी तो लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ, देखो पी भी बराबर क्या होता है, रेट ऑफ ब्रीदिंग इनटू टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। ये 12 से 16 हो गया, ये 500, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 6000 से 8000 तक आंसर आएगा, ठीक है। ये 6 लीटर से 8 लीटर तक होना चाहिए, समझे। आगे देखो, हाँ हम लोग अब एक बहुत अच्छा खासा टॉपिक खत्म कर लिया है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस पर हम लोग अब पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़े। देखो दिख रहा है, अरे ऊपर तो दिख ही नहीं। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। दिख रहा, चलो गया यार। चलो आगे देखो, अब क्या है बेटा, एटमॉस्फेयर में जो एयर का जो प्रेशर होता है ना वो 760 mmHg होता है, ठीक है। और सर O2 कितना होता है, 159 होता है। और CO2 कितना होता है, अच्छा तुम कभी सोचो कि O2 हम लोग के अंदर जाता है और CO2 बाहर कैसे आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं O2 अंदर इसलिए जाता है क्योंकि O2 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, अंदर कम होगा। इसका मतलब लगातार यूटिलाइज हो रहा है वहाँ पे, लगातार यूज हो रहा है वो, ठीक है। और बाहर क्यों आ जाता है CO2, क्योंकि बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर में CO2 का प्रेशर कम होगा। सिंपल सी बात है ना, तुमको समझ आ रहा होगा। देखो अगर बात करें, मेरी बात सुनो यहाँ से, इंस्पायरेशन में क्या है, जब यहाँ से हम लोग एयर को इंस्पायर करते हैं, देखो मेरी बात सुनो, बाहर पार्शियल प्रेशर कितना है CO2 का, 0.3 mmHg। और अंदर कितना है, अंदर अंदर देखो यहाँ पे, अगर लंग्स की बात करें, लंग्स में कितना है, देखो लंग्स में कितना, 104 है। 104 है किसका, O2 का। और CO2 कितना, 40 है, ठीक है। अच्छा तो मुझे बताओ, यहाँ पर CO2 कितना, लंग्स में 40 है और बाहर कितना 0.3 है, तो बाहर से अंदर जाएगा, अंदर से बाहर आएगा। सोच, अंदर प्रेशर ज़्यादा है ना, बाहर कम है, तो कम हाई से लो जाता है ना, और हाई से लो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कम से कम में जाएगा और ज़्यादा से जाएगा, ठीक, इस तरीके से देख सकते हो तुम। और यहाँ पर O2 क्या है, 104 है, वहाँ बाहर क्या 159 है, O2 अंदर आएगा, सिंपल। अब देखो मेरी बात सुन, यहाँ पर क्या O2 का सेम एज इट इज यहाँ पर भी होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मेरी बात सुन ध्यान से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ये पुलमोनरी आर्टरी क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ पर जो प्रेशर है वो आपका कितना, 95 mmHg है, ठीक है। किसका, किसका, O2 का। और वहाँ मेरी बात सुन ध्यान से, यहाँ पे देखो, इधर ध्यान से देखना, ये जो एरो है वो बाबू नीचे की तरफ, किसका दिया, O2 का। और CO2 यहाँ से बाहर जा रहा है। O2 का प्रेशर क्या है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका प्रेशर देखना पड़ेगा। पुलमोनरी वेन जो होता है बेटा, उसका जो प्रेशर है ना वो कितना, 95 mmHg किसका, O2 का है। और 40 किसका है, CO2 का है। इसका मतलब मेरी बात सुनो, 40 यहाँ भी, 40 यहाँ भी है, ठीक है। तो इसका मतलब इधर से उधर जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो 104 ये है और वो 95 है, मतलब ऊपर से नीचे O2 कंफर्म आएगा, ये बताओ ये आ गया। और यहाँ सेम टू सेम सिस्टमैटिक आर्टरीज में भी हो, क्योंकि ये ऑक्सीजन ब्लड को कैरी करता है, यहाँ पे ये सेम हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टिश्यू की, ठीक है, टिश्यू में देखो, टिश्यू में क्या है कि O2 यहाँ पर कम है, 40 है, क्योंकि O2 लगातार टिश्यू में यूज हो रहा है ना। कहाँ पर यूज हो रहा है सर, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर रहे हैं, नहीं कर, बताओ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर रहे हैं ना। जब हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन लगातार करेंगे तो क्या होगा, क्या O2 यूज होगा। जब O2 यूज होगा तो वहाँ पे O2 कम होगा, CO2 ज्यादा होगा, क्योंकि CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, O2 यूज हो रहा है। अरे भाई साहब यहाँ देख, इधर देख, भूल गया, इतना जल्दी भूल गया, देख इधर, हाँ यही तो था, एक सेकंड देख यहाँ देख, CO2 बन रहा है, O2 कम, मतलब कि O2 का यूज हो रहा है। O2 जब यूज यहाँ पर देखो, ग्लूकोज से जब क्या कहते हैं ये बनेगा ना तुम्हारा ATP बनेगा, तो O2 यूज होता है, CO2 बनता है। जब CO2 बनेगा तो CO2 बाहर जाएगा, मतलब भर जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और O2 क्या होगा, O2 कम हो जाएगा, क्योंकि O2 लगातार यूज हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से तुम कर सकते हो, देखो यहाँ ये देख देखिए यहाँ पर कर सकता है। मतलब क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर ये हो गया तुम्हारा, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे O2 क्या हो रहा है लगातार, टिश्यू में क्या हुआ, O2 यूज हो रहा है लगातार। तो यहाँ पर कितना 40 mmHg है, और CO2 बन रहा है 45 mmHg है, और CO2 ऊपर कितना 40 है। इसका मतलब क्या हुआ, CO2 यहाँ से बाहर जाएगा टिश्यू से, ठीक है, किस में जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगा, ठीक है। और O2 क्या होगा, टिश्यू के अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, O2 का जो पार्शियल प्रेशर वो कितना है, वो कम है, कितना है वो, देखो यहाँ पे 40 है और बाहर कितना 95 है, तो 95 40 में तो हाई से लो जाएगा ना। और यहाँ पे टिश्यू में कितना 45 और बाहर कितना 40, किसका, CO2 का। तो क्या होगा, CO2 का ज्यादा है ना, कहाँ पे CO2 ज्यादा है, किससे, बाहर ज्यादा, बाहर कम है और अंदर ज्यादा है, टिश्यू में ज्यादा, तो टिश्यू से क्या जाएगा, बाहर तरफ जाएगा, कहाँ पे जाएगा, डीऑक्सीजन ब्लड में जाएगा। अच्छा डीऑक्सीजन ब्लड होता क्या है, जहाँ पर पार्शियल प्रेशर जो O2 का वो क्या हो, कम हो, और CO2 का ज्यादा हो। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे O2 क्या है, ज्यादा है CO2 के कंपेरिजन पार्शियल प्रेशर उसका, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा ऑक्सीजन ब्लड और ये होगा तुम्हारा डीऑक्सीजन ब्लड। मुझे समझ में आया, आसान है, बहुत आसान है, सिंपल, कुछ नहीं करना भाई साहब। लॉजिक क्या है, एनसीईआरटी ड्राम खोलो आराम से, कुछ बताओ। लंग्स में कितना पार्शियल प्रेशर O2 का सर, 104 है, ठीक है। और CO2 कितना सर, 40 है, ठीक है। और उसके बाद पुलमोनरी वेन में कितना 95 है, और CO2 कितना 40 है। तो मतलब O2 क्या ऊपर
104 है ना, और नीचे 95, वो 104 से 95 तरफ आएगा, और O2 उसके बाद नीचे आएगा। और अगर हम लोग टिश्यू में देखें, टिश्यू में क्या, टिश्यू में आके फिर वो टिश्यू में लगातार O2 यूज हो रहा है ना, तो टिश्यू में 40 हो गया, और पुलमोनरी आर्टरी में कितना है, पुलमोनरी वेन में कितना है 95, तो 95 40 कर, मतलब टिश्यू के अंदर O2 जाएगा, और CO2 बाहर क्यों निकलेगा, क्योंकि CO2 जो है बाहर डिऑक्सीजन बेड में, मतलब पुलमोनरी आर्टरी में कितना है 40 है, और अंदर टिश्यू में कितना है 45 है, तो 45 से 40 की तरफ जाएगा। सिंपल है, मतलब तुमको कुछ नहीं करना, पार्शियल प्रेशर को पकड़ के रखना, बस बाकी कहानी खत्म है। ठीक है, अब मतलब देखो इंस्पायरेशन क्यों है यहाँ पर, क्योंकि अब एक्सपायरेशन क्यों होगा ये भी देख ले। एक्सपायरेशन क्यों होगा, बाहर O2 कितना 116 है, और अंदर कितना है 104, तो 116 से 104 की तरफ जाएगा, लेकिन CO2 बाहर कैसे क्यों निकलेगा, क्योंकि CO2 कितना अंदर 40 है और बाहर कितना 32 है, तो 40 से 32 जाएगा, हाई से लो जाएगा। बोल, समझ आया, कितना आसान है। चल आगे बढ़ते, देखो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर देखो अभी हम पूरा इनक्रीज ऑर्डर देखो, अगर पार्शियल प्रेशर O2 की बात करें एटमॉस्फेयर से टिश्यू की तरफ, तो सबसे पहले बाहर 159, उसके बाद लंग्स में 104, 95 पुलमोनरी वेन में, 40 कहाँ पे टिश्यू के अंदर। सिंपल। अगर तुम्हारे डिग्री से ऑर्डर पूछे थे, पार्शियल प्रेशर CO2 क्या है, टिश्यू का, टिश्यू से एटमॉस्फेयर, मतलब उल्टा 45 टिश्यू में है, 45 फिर पुलमोनरी इसमें भी हो गया, 40 हो गया, 32 हो गया, 0.3 हो गया। बोलो आया समझ में, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ देखो, O2 का 159, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एल्वोलाई में 104 है ना, यहाँ पे 40, 95 किस में ऑक्सीजन ब्लड में, ये तो इस तरीके से देख लो यहाँ पर अच्छे से सारा बता दिए। इंसाइड डायग्राम खोलो, खोल के देखो, सब समझ में आएगा। समझ आ रहा है? बड़े भाई साहब आगे बोलो। अब क्या ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, मेरी बात सुनो। सबसे पहले हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेंगे, ठीक है, तो बाइंडिंग के बाद उसका नाम क्या होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अगर मान लो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड किया, क्या बाइंड किया, ऑक्सीजन, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीजनेशन बोलते हैं। ठीक है, और उस हीमोग्लोबिन को तब क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ गया ना उसके साथ। अगर CO2 जुड़ेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बा माइनो हीमोग्लोबिन बोलेंगे, क्योंकि HbCO2 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा। और इसका जो बाइंडिंग होता है ना, किसका किसका किसका, CO2 का, किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, वो 20 टाइम ज्यादा होता है किससे, O2 से। ठीक है, और ये दोनों जो होता है ना, मतलब ये जो O2 और CO2 है ना, एक बार अगर चिपक गया, मतलब ध्यान सुन, अगर एक बार ये आजकल का जमाने का रिलेशनशिप है, ठीक है, और आज एक बार तुम मतलब एक साथ आ गया तो वो टूट भी सकता है ना, वो आराम से रिवर्सिबल है, वो रिवर्सिबल। ठीक है, समझ आ रहा, वो रिवर्सिबल है। ठीक है, रिवर्सिबल मतलब वापस से टूट सकता है, निकल सकता है बाहर। ठीक है, O2 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गया ना, वो बाहर ब्रेकअप भी हो सकता है उन दोनों का। ठीक है, चलो उसके बाद क्या, CO2 हो गया। अब CO जो है वो उसको जब वो क्या कहते हैं हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, ये इसका जो बाइंडिंग होता है ना कार्बोक्सी CO का, वो 200 गुना ज्यादा होता है किससे, O2 से। देख रहे हो कितना ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद फ्री रेडिकल पढ़ो, ऐसे पढ़ोगे जैसे मान लो कि अगर हमको कहीं फॉर एग्जांपल मान लो ये दो बॉन्ड होता है, इसको हम लोग तोड़ते हैं फ्री रेडिकल से। केमिस्ट्री में पढ़ोगे तुम तो, फ्री रेडिकल बोलते हैं उसको, है ना, जैसे पढ़ोगे अगर नहीं पढ़ो तो जब वो उसका या फिर नाइट्रेट हो गया, फिर नाइट्राइड हो गया, इस सब को जब हम लोग जोड़ेंगे उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, टूटना। तो हीमोग्लोबिन जब टूटेगा तो किसमें टूटेगा, मिथाइमोग्लोबिन में टूटेगा। जब O2 के साथ वो रिएक्शन करेगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा, जिसकी वजह से एक बीमारी होती है, इसका नाम क्या, ब्लू बॉडी सिंड्रोम। फिर से सुनो, CO जो है, CO जो है जब वो हीमोग्लोबिन से जुड़े उसको अपने कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। बाइंडिंग होगा उसमें 200 गुना ज़्यादा होता है किससे, O2 से। ठीक है, उसके बाद अगर फ्री रेडिकल हो गया, ठीक है, क्या होगा, फ्री रेडिकल हो गया, नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, ये सब जब जुड़ता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या होता है यहाँ पे, हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन करता है जब ये सब जुड़ता है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। तो किसमें टूटता है, मिथाइमोग्लोबिन में टूटता है। और जब मिथाइमोग्लोबिन को जब O2 मिलता है वो आयरन ऑक्साइड बना लेता है। जब आयरन ऑक्साइड बना लेगा, इससे एक सिंड्रोम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बीमारी होती है, उसको बोलते हैं ब्लू बॉडी सिंड्रोम। चला के बढ़ता है, बहुत हो गया, 4 बार बता दिया। अब देख क्या यहाँ पे, क्या देख, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 अप्रोक्सीमेटली 2 to 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय प्लाज्मा, है ना। मतलब क्या हुआ, देखिए सर ध्यान से, क्या लिखा हुआ है कि अप्रोक्सीमेटली जो है बेटा वो 2 से 3% ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा के थ्रू। किसके थ्रू, प्लाज्मा के थ्रू। ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन डज नॉट डिसॉल्व इजिली इन वाटर। क्यों, क्या होता है प्लाज्मा में भी, क्या होता है, फॉर्म एलिमेंट या वाटर जो भी है, पढ़े होगे बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, तो उसमें वाटर होता है ना, तो वाटर में क्या होता है, इजीली ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं होता। इस वजह से क्या है कि प्लाज्मा से 2 से 3% ही मतलब ये हो पाता है, ट्रांसपोर्ट हो पाता है। नेक्स्ट देखो आगे, अबाउट 97 to 98% ब्लड जो वो किससे ट्रांसपोर्ट होता है, हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना के वहाँ से रेड ब्लड सेल से क्या होता है, इसको हम क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जस्ट पढ़े हम लोग। मतलब अबाउट 97 to 98% ऑफ ब्लड O2 इज बॉन्ड टू हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल, एंड उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अब देखो ये बाइंडिंग है इस तरीके से, देखो बाइंडिंग ऑफ O2 एंड CO2 विथ हीमोग्लोबिन।
1 घंटा 8 मिनट। बाइंडिंग साइड ऑफ O2 एंड CO2। देखो हीमोग्लोबिन के 4 भाई, 4 बेटा, 4 बेटा। कौन कौन सा? 2 बीटा 2 अल्फा, ठीक है। चाहे अल्फा हो चाहे बीटा हो, दोनों के पास 2 प्रॉपर्टी, एक तो आयरन होगा और एक NH2 होगा। क्या होगा? एक आयरन होगा, एक NH2 होगा। ये इस तरीके से देखो दिख रहा है, आयरन NH2, आयरन NH2, ठीक है। सब सारे चेन पे वही होगा, ठीक है। मतलब हीमोग्लोबिन का 4 बेटा होता है ना, ठीक है। और इधर वाला जो चेन इधर मतलब एक चेन का एंड ये है और एक ये है। इस एंड पर क्या होता है? COOH होता है सारे एंड पर, ठीक है। और इधर क्या होगा? Fe2+ होगा, NH2 होगा। Fe2+ जो है वो O2 जो हमेशा Fe2+ के साथ बाइंड करता है, या और NH2 जो आपका किसके साथ बाइंड करेगा? CO2 के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। और दोनों में से कोई एक ही कर सकता है। ऐसा अगर मान लो कि CO2 कर गया तो O2 नहीं करेगा, और O2 करेगा तो CO2 नहीं करेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है, मेरी बात सुनो, क्या पढ़े हम लोग अभी? 20 गुना ज़्यादा मतलब बाइंडिंग कैपेसिटी होता है किसके पास? CO2 के पास। तो मतलब पहले कौन सा बाइंड करेगा? CO2 बाइंड कर सकता है। समझ आया? बोलो, आगे समझ, आगे बढ़े। उसके बाद क्या? अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 ड्यूरिंग रेस्टिंग एंड स्टेनस एक्सरसाइजेस। भाई इसको पढ़ो यार, ये तो कुछ नहीं है, सिंपल है। इसको तुमको डायरेक्ट याद करना। यहाँ तक समझ आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? होप सो समझ में आ रहा है। यहाँ तो हम लोग बात कर नहीं सकते लाइव, थोड़ा रिकॉर्डेड में तो यही दिक्कत है। आगे बढ़े। हाँ, अरे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आराम से ना अगर पढ़ेंगे तो कर सकते हैं। बाकी PYQ बता नहीं हो पाएगा, ठीक है, बहुत। हाँ देखो क्या लिखा हुआ है? अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 ड्यूरिंग रेस्टिंग एंड स्टेनस कंडीशन, ठीक है। इन अ हेल्दी ह्यूमन पर 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन 50 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। मतलब क्या हुआ कि 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, मतलब उल्टा बोल रहे, 100 ml ब्लड में क्या होता है? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में क्या होता है? एक 1.34 ml O2 होता है। मतलब क्या हुआ? मेरी बात सुनने से क्या होगा कि 100 पर 100 ml ब्लड में कितना होता है? कितना होता है बताओ? पर 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है? 15 ग्राम होता है 100 ml ब्लड में। 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना O2 होता है? 1.34 O2 होता है, ठीक है। हाँ, और उसके उस हिसाब से, तो उस हिसाब से क्या 15 ग्राम, उस हिसाब से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन को में कितना होगा? तो 15 को 1.34 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं समझ में आया? फिर सुनो, ये मतलब नॉर्मल यूनिटरी मेथड है कि 100 ml ब्लड में 15 ग्राम है हीमोग्लोबिन है, ठीक है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 ml क्या है? O2 है। उस हिसाब से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना O2 होगा? तो 1.34 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 ml के आसपास आएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ? अगर हम बात करें पर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, पर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो कितना होगा? 20 ml होगा। समझ में आ गया? बोलो, समझ आया? आया समझ में? देख लो, देखो हम क्या बोल रहे हैं कि 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, मतलब एक 1/4 ml ऑक्सीजन होगा, ठीक है। उस हिसाब से क्या कहते हैं? अगर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन में देखें ऑक्सीजन कितना होता है? कितना होगा? 20 ml होगा। सिंपल है। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, ये जब लास्ट में टाइम बचेगा तो हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। नहीं तो फिर आगे देखो क्या ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व एंड सिग्मोइड कर्व जिसको बोलते हैं। चलो देखो, हाँ भाई साहब ये देखो देखो मतलब इसमें क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एक साइड हम ले रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दूसरी साइड हम लोग क्या ले रहे हैं? दूसरी साइड क्या ले रहे हैं हम लोग बताओ? परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन। अच्छा मुझे एक चीज़ देखो, तुम ये देखो, सबसे पहले यहाँ बताओ, इस जगह पे ग्राफ क्या कांस्टेंट हो गया? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान ले यहाँ पे हीमोग्लोबिन का चार वो है, 1 2 3 4 है, ठीक है। एक क्या हुआ कि एक O2 आके यहाँ बाइंड कर गया, ठीक है। अगर 4 में से एक O2 बाइंड कर गया, दिख रहा है? 4 में से एक O2 अगर बाइंड कर गया, तो मुझे बताओ कि कितना परसेंट मतलब एसोसिएशन हुआ? कितना परसेंट हीमोग्लोबिन मतलब कि O2 जुड़ गया? 25%। 4 में से एक जुड़ गया तो 25%। मान लो O2 अब फिर एक आ गया, कितना? 50%। यस सर। एक और आ गया 75%। ओके सर। और ये एक और आ गया, क्या हो गया? 100% हो गया।
100% हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा मुझे बता, और अगर O2 आ गया यहाँ से कहीं से, क्या जुड़ पाएगा सर, जगह खाली नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब एक समय बाद जब O2 बढ़ेगा बढ़ेगा तो ये ग्राफ बढ़ेगा, लेकिन एक समय बाद जब सारा सेचुरेट हो जाएगा, मतलब भर जाएगा सारा सारा जगह, तो अब कितना भी आप O2 लाइए वो क्या होगा, यहाँ पे ग्राफ आपका कॉन्स्टेंट ही हो जाएगा। समझ में, ये चीज़ समझ में आया यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्यों है, समझ आया। आज तक तुमको कोई नहीं बताया हुआ। सिंपल क्या है कि हीमोग्लोबिन पास चार ही मतलब क्या है, 4 ही चेन है, ठीक है। उसमें से क्या है, 4 चेन है ना, 4 चेन है, ठीक है। अगर 4 चेन है तो उसमें से अगर मान लो एक O2 गिरा तो 25%, 2 गया तो 50%, और 3 गया तो 75%, 4 गया तो 100%। 100% के बाद कितना भी आप O2 ले आइए जो जुड़ेगा ही नहीं, इसलिए वजह से क्या होगा, ग्राफ यहाँ से कांस्टेंट आता है, ठीक है। क्या तुमको यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो ये मतलब ऐसे जाएगा, इस तरीके से एक सिग्मोइड कर्व बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कर्व बोलते हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अच्छा मेरी बात सुनो देखो, ये अगर 60 है, ये 50 होगा, ये 50 होगा, ठीक है। ये क्या होगा, 50% होगा। अच्छा 50% कहाँ आ रहा है, देखो ये यहाँ देखो ऐसे आ रहा है, इस जगह पे लगभग 26 के आसपास आ रहा है। ये क्या 26 mm ऑफ Hg क्या है, P50 मतलब 50 मतलब 50% पार्शियल प्रेशर, मतलब कि कितना पार्शियल प्रेशर 50% ये हो जा रहा है 26 mm ऑफ Hg पे। अच्छा मेरी बात, इधर क्या पार्शियल प्रेशर बेटा, इधर क्या तुम्हारा परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन, मतलब कितना O2 जुड़ा, तो 50% सैचुरेशन कब हो रहा है, 50% मतलब कि 2 O2 कब जुड़ रहा है, जब 26 mm ऑफ Hg क्या तुम्हारा पार्शियल प्रेशर, मतलब P50 की अगर बात करें, P50 का वैल्यू क्या यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एट 50% हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड। समझ में आया। अब मान लो कि दो केस है, अगर मान लो ये ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट हो जाए या फिर राइट शिफ्ट हो जाए। मेरी बात सुनो, अगर राइट शिफ्ट होगा तो राइट शिफ्ट जो बेटा वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, और लेफ्ट शिफ्ट कब होगा, फेवरेबल कंडीशन में होगा, ठीक है। अच्छा लेफ्ट मतलब कि मेरी बात सुनो, अच्छा फेवरेबल कंडीशन मतलब जब O2 आके जुड़ेगा, ठीक है, मतलब लेफ्ट जब शिफ्ट होगा ना, उसमें बोलता है एसोसिएशन, मतलब क्या हुआ, वो किसने दिया था, हेल्मेक साहब ने दिया था, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, हेल्मेक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये HbO2 एसोसिएशन, मतलब यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो O2 साथ जुड़ेगा, ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे O2 ज्यादा होगा तो CO2 यहाँ पे ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और क्या होता है H+ कम होता है, pH ज्यादा होता है, ठीक है। टेम्परेचर लगभग 20 से कम ही होगा, और P50 का वैल्यू कम होता है। मेरी बात सुनो, देखो अगर इधर कर हुआ तो P50 जो यहाँ आ रहा था ये यहाँ आ जाएगा, दिख रहा है, इधर हो जाओ। अगर मान लो मतलब ये उधर टिल्ट हुआ, पहले P50 यहाँ आ रहा था, मतलब क्या 26 पे तुम्हारा मतलब 50% सैचुरेशन हो रहा था। अब मान लो कि अब ये कर उधर लेफ्ट शिफ्ट हो गया, इसका मतलब यहाँ कहीं हो जाएगा और लगभग 15-20 के आसपास हो जाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन राइट शिफ्ट होगा तो P50 वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। मतलब क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा P50 वैल्यू, P50 मतलब कुछ नहीं होता, P50 मतलब होता है वो प्रेशर जहाँ पर तुम्हारा 50% ऑक्सीजन सैचुरेट कर गया, हीमोग्लोबिन के साथ चिपक चुका है, समझ आया। हाँ, उसको हम लोग बोलते हैं P50, ठीक है। और ये कहाँ पर नियर टिश्यू होता है, टिश्यू के नियर होता है, ठीक है। अब इसमें उल्टा कर दो, राइट शिफ्ट मतलब इधर हो गया, P50 वैल्यू कहीं यहाँ पर आ रहा है, देखो यहाँ पर आ रहा है, अगर यहाँ पर आएगा तो P50 वैल्यू बढ़ा ना, और बढ़ गया, कितना बढ़ा वो तुम्हारे काम का नहीं है, लेकिन बढ़ा। यहाँ पर O2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम होगा तभी तो क्या कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट होगा, ठीक है। CO2 बढ़ जाएगा, मतलब उल्टा कर दो सब कुछ, देखो यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे 43 डिग्री के आसपास होता है, और P50 का वैल्यू बढ़ जाएगा, और ये कहाँ पर, एक सेकंड, ये नियर लंग्स होता है, ये नियर टिश्यू होता है, उल्टा हो गया था, ठीक है। और ये जो कर्व है ना, ये जो तुम्हारा कर्व, ये किसने दिया था, बोर्ड साहब ने दिया था, इसलिए इसको बोर्ड इफेक्ट बोलते हैं, और ये हेल्टन साहब ने दिया, इसलिए हेल्टन साहब ने दिया, इसलिए क्या बोलेंगे, हेल्टन इफेक्ट बोलेंगे, समझे। आगे क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ठीक है। देखो 3 तरीके से होता, सबसे पहले 23%, दूसरा 70%, और तीसरा 7%, ठीक है। सर 23% का कहाँ से होगा, 23% कार्ब अमाइनो ग्लोबिन, ठीक है। इसमें का HbC मतलब हीमोग्लोबिन साथ बाइंड करके जो करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्ब अमाइनो बोलते हैं, पढ़ा चुके, ठीक है। ये क्या हुआ, अगर यहाँ बोले ट्रांस उस पर आ रहा है, ठीक है, रुक जाओ। 70% बाइकार्बोनेट के थ्रू, बाइकार्बोनेट आयंस क्या है, HCO3 माइनस, ठीक है। तीसरा ये डिजोल्व हो जाता है किसमें, प्लाज्मा में, डिजोल्व इन प्लाज्मा। अगर मान लो तुमसे कोई पूछ दे, क्या पूछेगा सर, अगर तुमसे कोई पूछ दे RBC के थ्रू कितना हीमोग्लोबिन पास किया, कितना किया बताओ। ये जो तुम्हारा ये क्या
हीमोग्लोबिन मतलब एक तरह से आरबीसी तो हुआ, ये होगा तुम्हारा ट्रांसपोर्ट थ्रू आरबीसी, मतलब 23% क्या होगा आरबीसी के थ्रू करेगा, मतलब ये अगर यहाँ पर हम लिखे यहाँ पे तो 23% क्या होगा आरबीसी के थ्रू होगा, ठीक है। प्लाज्मा के थ्रू कितना हुआ इन प्लाज्मा सोडियम होगा प्लस HCO3 होता है। याद करो बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, ऐसा नहीं पढ़ोगे, पढ़ाई होगे यार, जब पढ़ाएंगे तब समझ में आ जाएगा। NaHCO3 के साथ करता है, ठीक है। और ये तुम्हारा ये जो डिजोल्व हो जाएगा, तो कुल मिला के ये भी तो प्लाज्मा में ही हुआ ना, ये और ये दोनों मिला के कितना हो गया ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा कितना हो गया 70 + 7 77%। क्लियर, 77%, ठीक है। आ गया समझ? आ गया चलो आगे बढ़े। मतलब इसमें कुछ नहीं, 23% का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीसी के थ्रू 23% हुआ। 70% बाइकार्बोनेट आयन कहाँ पे होता है, प्लाज्मा के अंदर होता है। तो मतलब वो सोडियम के साथ जुड़ के सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है, वो आगे अभी पढ़ेंगे कुछ देर बाद। तो अगला स्लाइड उसी चीज़ का, ठीक है। तो अब ये और 7% डिजोल्व हो जाता है प्लाज्मा के साथ, ये दोनों मिले कितना हो 77% हो गया, प्लाज्मा में ही जुड़ेगा ना वो। अब क्या है लोडिंग ऑफ CO2 नियर टिश्यू। अच्छा मुझे बताओ CO2 कहाँ पे बनता है, CO2 बनना अभी से कुछ देर पहले क्या होता है कि O2 यूटिलाइज होगा और CO2 क्या होगा, CO2 बनेगा, O2 यूज होता है CO2 बनेगा। CO2 कहाँ बनता है, कहाँ बनेगा, टिश्यू के पास। तो टिश्यू मतलब अगर टिश्यू के पास तुम्हारा CO2 बनेगा, अगर टिश्यू के पास तुम्हारा CO2 बनेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो यहाँ पे क्या लोडिंग ऑफ CO2, तो कहाँ पर टिश्यू के पास ही होगा ना, जहाँ पे बनेगा मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पे तो होगा। चलो आगे देखो, यहाँ पे देखो क्या बनेंगे हम लोग, ये मान लो टिश्यू है ये है तुम्हारा आरबीसी, दिख रहा है ये क्या टिश्यू, ये क्या तुम्हारा टिश्यू है। टिश्यू के अंदर क्या होगा CO2 बन रहा है, मान लो CO2 इस तरीके से यहाँ पे बन रहा है, ठीक है सर। इसमें 7% CO2 तो तुम्हारा क्या होगा 7% CO2 डिजोल्व हो जाएगा किसके साथ, डिजोल्व इन प्लाज्मा, यस सर प्लाज्मा के साथ डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या है, इस CO2 में से तुम मान लो कि 23% CO2 निकाल लो, 23% CO2 जो है वो क्या करेगा, देखो हीमोग्लोबिन का जो मन पसंदीदा आदमी है ना, वो है तुम्हारा कौन सा O2 है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन का मन पसंदीदा आदमी कौन सा O2 है, एक सेकंड, हाँ। तो ये 23% क्या होगा तुम्हारा मतलब 23% CO2 किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा। तो अभी हम लोग उसको देख रहे हैं कि हीमोग्लोबिन के साथ जो 23% बाइंड करेगा वो कैसे बाइंड करेगा। अगर ब्लड के अंदर देखें, ब्लड के अंदर जैसे मान लो ये मतलब तुम्हारा आरबीसी है ना ये, तो ब्लड के अंदर क्या होगा कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑलरेडी O2 के साथ बॉन्ड बना के रखता है, ठीक है। जब यहाँ पर CO2 आएगा, ठीक है, तुम याद करो क्या बताए थे कि O2 जो है वो क्या कहते हैं, O2 से 20 गुना ज्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी होता है किसका, CO2 का। CO2 का क्या होगा बाइंडिंग कैपेसिटी 20 गुना ज्यादा होगा, तो इसको किक मार के बाहर निकाल देगा। जब यहाँ से O2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या होगा Hb जो है वो तुम्हारा CO2 के साथ जुड़ जाएगा इस तरीके से। क्योंकि यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ टिश्यू की बात करें, टिश्यू में क्या होगा CO2 ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू कौन O2, ठीक है। दूसरा अब देखो, अब 70% CO2 जो है कितना परसेंट 70% 70% क्या CO2 जो है। अब इसके अंदर तो प्लाज्मा के अंदर क्या होगा वाटर होगा, तो ये दोनों मिला के क्या बनाता है बाइकार्बोनेट आयन बना लेता है, क्या बना लेता है H2CO3 बाइकार्बोनेट आयन बना लेता है, ठीक है। और कौन सा एंजाइम चाहिए कार्बनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। ये एंजाइम इसको क्या कहता है बाइकार्बोनेट आयन बना लेता है, ठीक है। अब ये जो H2CO3 है ना, यहाँ देखो H2CO3 एक समझो, दूसरा को उल्टा कर देना, ठीक है। इसको वापस से क्या करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसको H और HCO3 माइनस में तोड़ देता है, ठीक है। अब ये तो मेरी बात H3 माइनस में जो तोड़ दिया ना, तो यहाँ पर ना एक ये लगा हुआ होता है जो क्या होता है परमेबल होता है किसके लिए मतलब आरबीसी के सरफेस पर ना, आरबीसी का सरफेस है वो बाइकार्बोनेट के लिए क्या होता है परमेबल होता है। परमेबल मतलब यहाँ से वो चीज़ें आ जा सकती है, उसके हाथ में होता है ये, ठीक है। तो ये बाइकार्बोनेट आयन यहाँ से निकला और ये प्लाज्मा में चला गया, ठीक है। और ये जैसे मान लो HCO3 माइनस जो जब प्लाज्मा में आएगा तो प्लाज्मा में क्या होगा सोडियम होगा, तो सोडियम के साथ ये बाइंड करके क्या बना लेगा सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेगा NaHCO3 बना लेगा, ठीक है। कहाँ पर इन प्लाज्मा इन
प्लाज्मा। अब मुझे बताओ कि अगर मान लो यहाँ पर माइनस चार्ज जो लगातार बाहर निकल रहा है तो अंदर तो चार्ज बिगड़ जाएगा। अगर यहाँ पे मान लो SiO3 को बाहर लगातार तुम बाहर निकालोगे तो अंदर तो चार्ज बिगड़ जाएगा। जब अंदर चार्ज बिगड़ जाएगा उसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है बेटा, यहाँ पे तुम्हारा एक जो है ना तुम्हारा क्लोराइड आयन जो है वो तुम्हारा क्या होगा, इसके अंदर लगातार आते रहता है ताकि इसको बैलेंस कर सके। तो क्या होगा यहाँ पे क्लोरीन माइनस जो है वो क्लोराइड आयन जो है वो तुम्हारा अंदर से बाहर की तरफ जाते रहता है। ठीक है, अब क्या होगा अब क्या होगा, अब हीमोग्लोबिन को टेंशन क्या, क्योंकि उसका ना क्या हो रहा है, चार्ज तो अनबैलेंस हो रहा है। तब ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, यहाँ पे HbO2 के साथ मतलब इसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, O2 को ब्रेक करना पड़ता है खुद से, और ये O2 को ब्रेक करके क्या बनाता है, HHB बना लेता है। समझ में आया, ये H आयन के साथ मतलब H+ के साथ जो होता है वो अपना बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, और यहाँ से O2 जो यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, O2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये HB जो है ना, HB ये बफर के जैसे काम किया कि नहीं बताओ। बफर क्या होता है, जो pH को मेंटेन कर, एक्ट एज बफर, एक्ट एज बफर, मतलब ये बफर के जैसे काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसको मतलब कि मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या चार्ज बिगड़ रहा है तो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन बोलेगा कि चलो अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हीमोग्लोबिन क्या करेगा, O2 के साथ रिश्ता तोड़ देगा, रिश्ता तोड़ेगा, O2 बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब वो क्यों तोड़ा रिश्ता, क्योंकि उसकी मजबूरी है ना, घर वाले नहीं मान रहे इस तरीके से, है ना। चलो बढ़िया, हाँ सर ये समझ में आ गया। और ये इसका नाम क्या है, ये जो तुम्हारा HHB है ना, इसका नाम है तुम्हारा ग्लोबनिक एसिड। ठीक है, अच्छा ये जो है ना, ये जो तुम्हारा Cl लगातार बाहर जा रहा है इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। ये जो तुम्हारा ये क्लोराइड शिफ्ट क्या है, ये क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट है। या फिर तुम इसको बोल सकते हो जो साइंटिस्ट का नाम है हेबर्जन फिनोमिना, हेबर्जन फिनोमिना। ठीक है, और ये होता क्यों है, फॉर मेंटेन पोटेंशियल ऑफ PM ऑफ RBC। होप सो समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, अब तो ये जब अगर तुम ये समझ गए ना, इसका सीधा उल्टा कर देना, यहाँ पे सीधा क्या उल्टा कर देना। अब यहाँ पे आया लंग्स, कौन है यहाँ पे, लंग्स। ये क्या है, लंग्स। लंग्स में किसका पार्सल प्रेशर ज़्यादा होता है, O2 का, है ना। अब यहाँ पे O2 का राज है, वहाँ पे किसका राज था, CO2 का राज था। यहाँ पे किसका राज है, O2 का, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, O2 का जो राज है ना, यहाँ पे देखो इधर, अब क्या करेगा, O2 यहाँ पे बदला लेगा, O2 बड़ा हो गया, O2 क्या करेगा, बदला लेगा। अब यहाँ पे O2 का क्या है, जैसे तुम सेम टू सेम रिएक्शन लिखो, पहले वहाँ पे लिखते कैसे कैसे लिखे थे हम लोग, कुछ नहीं किए थे। यहाँ पे पहले HbO2 था, इधर क्या था, HbCO2 था। ठीक है सर, यहाँ पे वो था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, CO2 प्लस H2O था। यहाँ पे क्या था, बाइकार्बोनेट आयन था, H2CO3 था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, H2CO3 और क्या था, H प्लस HCO3 माइनस था। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, HbO2 यहाँ पे बेचारा का ब्रेकअप हो रहा था, और यहाँ पे HHB था, HHB था। अब यहाँ पे कहानी क्या होगा, एकदम रिवर्स कहानी, मतलब यहाँ पे चलेगा O2 का राज, और O2 यहाँ पे सारा, पहले एरो ऐसा था, अब सीधा एरो इधर हो जाएगा, देखो ऐसे हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सबसे पहले O2 आएगा, मान लो यहाँ से क्या हुआ कि O2 आया, O2 आया, और O2 यहाँ पे जैसे घुसेगा, है ना, यहाँ से CO2 को बाहर कर देगा, निकल। ठीक है, अब ये CO2 अगर बाहर निकलेगा तो ये तुम्हारा क्या बचेगा, ये HbO बन जाएगा। उल्टा देखो, HbCO2 से CO2 बाहर, O2 खुद जुड़ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेगा, यहाँ पे क्या होता है, कार्बनिक एनहाइड्रेस था, यहाँ पे कार्बनिक एनहाइड्रेस था। ठीक है सर, ठीक है, H2CO3 से यहाँ पे क्या बनना था, CO2। अब क्या होगा कि ये CO2 यहाँ से ऐसे घसीट के बाहर निकल देगा, चल निकल, वो निकल गया। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाएगा, H प्लस HCO3 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब ये जो बोलेगा यार मेरा, अब देखो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाइकार्बोनेट आयन तो फिर से मतलब यहाँ पे चार्ज भी कर रहा है ना, तो हीमोग्लोबिन बोलेगा कि फिर तो चार्ज भी कर रहा है, फिर हमको तोड़ना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होगा, सेक्रीफाइस करेगा कोई और। सेक्रीफाइस कौन करेगा, बाहर जो प्लाज्मा में था ना, ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये करेगा सेक्रीफाइस। ये क्या करेगा, ये बफर के जैसे काम करता है, एक्ट एज बफर। ठीक है, और यहाँ पे देखो Na क्या था, NaHCO3। अब ये जो है ये Na प्लस में टूटेगा और HCO3 माइनस टूटेगा, मतलब जो बाहर निकला था वो सीधा सीधा अंदर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या था, इस तरीके से दो स्पिंटर लगा हुआ था, इस तरीके से दो, मतलब परमेबल मेम्ब्रेन था। अब ये इस तरीके से यहाँ से ऐसे जाएगा। ठीक है,
और यहाँ से अब क्लोरीन पहले अंदर जाता, अब यहाँ क्या हो जाए, बाहर आ जाएगा क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स, इसको बोलते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट, इसको बोलते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ये क्या है, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, क्यों कि यहाँ से O2 आएगा और यहाँ से H+ को बाहर निकाल देगा। ठीक है, और ये H+ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जब ये H+ लगातार यहाँ मतलब ये तोड़ते जाएगा, जब ये H+ लगातार बनेगा तो यहाँ पे चार्ज बिगड़ेगा, चार्ज बिगड़ेगा तो क्या होगा, HCO3 जो है वो बाहर से मतलब उसके साथ रिश्ता तोड़ के अंदर आएगा और इसको बैलेंस करेगा। अभी यहाँ पर तुम्हारा अगर तुमसे कोई पूछे कि अनलोडिंग के टाइम पे CO2 के अनलोडिंग के टाइम पे, CO2 के अनलोडिंग के टाइम पे क्या होता है, CO2 के अनलोडिंग के टाइम पे बफर जैसे काम कौन करता है, तो क्या बोलोगे, बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, और अगर मान लो तुमसे पूछेगा लोडिंग के समय पे कौन करता है, लोडिंग के समय पे कौन करता है, पता तुमको कौन करेगा, बताओ, ये HHB। आगे बढ़े क्या, रिपीट कर दे, चलो आगे आते रिपीट। अब क्या, नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, क्या बाबू, नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, देखो नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में क्या है कि सारा खेल ना इसी का है। लगभग चैप्टर खत्म ही होने वाला है। ठीक है, देखो टाइम बचेगा तो वो भी पढ़ा देंगे। ठीक है, और ये थोड़ा सा तुमको लगता है तुम लोग को समझ नहीं आएगा, वो हम रिपीट करते, रुको, अच्छा पहले रिपीट कर ही देते, रुक जाओ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। ये देखो यहाँ पे क्या, लोडिंग ऑफ CO2 नियर टिश्यू। मेरी बात सुनो, टिश्यू में क्या है, यहाँ पे टिश्यू के पास ना, इतना याद रखना, टिश्यू के पास जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसके पास है ना, जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा उसका राज है वहाँ पे। तो टिश्यू में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर किसका ज़्यादा होता है, CO2 का, तो CO2 का राज है, O2 वहाँ पे बेचारा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, तुमको पता है कि 23% जो है तुम्हारा, एक सेकेंड, अच्छा हुआ निकाल लिए, तो देख लेते हैं यहाँ पे एक बार, ये यहाँ से ऐसे इसको तोड़ता है, ठीक है, अब ये O2 बाहर निकलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले CO2 जो 23% जो मतलब यहाँ पे हीमोग्लोबिन है ना, अब बाकी तो प्लाज्मा होगा, तो हीमोग्लोबिन जो 23% जो बचा, 23% जो बेटा, जो हीमोग्लोबिन 23% CO2 को जो क्या करे, ट्रांसपोर्ट करता है ना, ट्रांसपोर्ट करेगा, तो उसको क्या होगा, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, हीमोग्लोबिन जो है ना वो ये 23% CO2 आएगा, और क्योंकि CO2 का जो है तुम्हारा जो बाइंडिंग कैपेसिटी वो क्या होता है, 20 गुना ज़्यादा होता है, किससे, O2 से, इसको किक मार के बाहर निकाल देगा और ये खुद उसके साथ जुड़ जाएगा। पहला केस तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा केस क्या है कि CO2 यहाँ से आएगा, H2 के साथ जुड़ के बाइकार्बोनेट आयन बना लेगा कार्बनिक एनहाइड्रेज के चक्कर में। ठीक है, और यहाँ पे फिर वापस H2 जो है कार्बनिक एनहाइड्रेज के साथ मिलकर H+ और HCO3- बन लेगा। अब क्या होगा कि HCO3- मेरी बात सुनो, इधर देखो, जब तक ये प्लस माइनस चार्ज था यहाँ पे है ना, जब तक ये क्या होता, 1.5 घंटा हुआ शायद, 15 मिनट देते, तो यहाँ पे क्या हुआ कि H+ आ गया और HCO3- है। ठीक है, तो ये जब मतलब कि यहाँ पे जब यहाँ से HCO3- निकलेगा, देखो प्लस माइनस तो न्यूट्रल था, जब ये निकलेगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज पूरा भर जाएगा। उसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे O2 निकलता है और ये बफर जैसे काम करता है, HHB बनता है इस तरीके से। और जब यहाँ पे पहले क्या होता है, क्लोराइड शिफ्ट होता है इस तरीके से पूरा, और ये पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग डिसऑर्डर वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, और कल 25 से 30 मिनट का लेक्चर आएगा, मतलब वीडियो आएगा, जिसमें हम लोग ये नर्वस रेगुलेशन और केमिकल रेगुलेशन हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, या नर्वस रेगुलेशन और केमिकल रेगुलेशन हम लोग कल पढ़ लेंगे, 20 से 25 मिनट का लेक्चर आएगा। ठीक है, वो कर लेना। हाँ, डिसऑर्डर पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, अस्थमा क्या होता है, बताया था ना, वो लाइट का इशू है ना, इस वजह से थोड़ा सा रिकॉर्ड में प्रॉब्लम हो गया, तो पूरा वीडियो आ जाता आज तो। ठीक है, चलो कोई नहीं, कल हम लोग 20 मिनट का लगभग आएगा, 20 से 25 मिनट, उसमें हम लोग PYQ भी कर लेंगे और जो तुम्हारा 2 टॉपिक बचा हुआ वो भी कर लेंगे। ठीक है, अस्थमा क्या है, अस्थमा इज अ डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग कॉजिंग, मतलब इसमें क्या होता है कि ये ना, सबसे पहले अस्थमा की वजह से क्या होता है, ब्रीथिंग में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। ठीक है, वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ, मतलब इन्फ्लामेशन हो जाता है किसमें, ब्रांची में और ब्रांच्यूल्स में। ठीक है, ब्रांचों के ब्रांचेस, ब्रांचेस क्या होता है, इम्फेसिया क्या होता है, इम्फेसिया इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर। सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, ये क्या क्रोनिक डिसऑर्डर है। ठीक है, इन विच एल्वुलर वॉल आर डैमेज ड्यू टू विच रिस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज, मतलब क्या होगा, जो आदमी बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है उसका जो रिस्पिरेटरी सरफेस होता है वो डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है। इसको हम लोग क्रोनिक डिसऑर्डर के अंदर रखते हैं, बहुत आसान है। इम्फेसिया इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर विच एल्वुलर वॉल आर डैमेज, जिसका एल्वुलर वॉल डैमेज होता है ड्यू टू रिस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज, मतलब क्या होता है कि रिस्पिरेटरी सरफेस वो डिक्रीज कर जाता है। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग। ये तुम्हारा एनसीईआरटी लिखता है कि सिगरेट स्मोकिंग जो है वो इम्फेसिया का मेजर क्या है, तुम्हारा
मेजर कॉजिंग एजेंट, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। देखो मेरी बात सुनो, जैसे हम लोग अगर टीचिंग की बात करें तो पहले ना चौक से लिखा जाता था, ठीक है, उससे जो पाउडर वगैरह आता था हम लोग के लंग्स में कैसे जाता था। या फिर मान लो कि कोई ऐसा शीशा बनाने वाला फैक्ट्री है ना, जैसे मूवीज वगैरह में देखोगे शीशा बनाने वाला फैक्ट्री में ना हमेशा बैंड लगते रहता है, ठीक है। उसमें जो शीशा बनाने वाला फैक्ट्री उसमें बहुत सारा ऐसा ऐसा मतलब माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म जो हम लोग के लंग्स में चला जाता है, जिसकी वजह से हम लोग का क्या होता है, मतलब हम लोग इसमें इसी बोलते हैं ऑक्यूपेशन, मतलब काम से जुड़ा हुआ मतलब बीमारी होता है, उसको ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पर देखो, इन सर्टन इंडस्ट्रीज है ना, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग मतलब जिसमें हम स्टोन को तोड़ते हैं, ठीक है, स्टोन ब्रेकिंग, ठीक है। सो मच डस्ट मतलब जिसमें बहुत सारा डस्ट आता है इज प्रोड्यूस, ठीक है, दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुल्ली कोप विथ द सिचुएशन। मतलब उस सिचुएशन में क्या होता है, हम लोग का पूरा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो पूरा नहीं कर पाता, मतलब पूरा डिफेंस नहीं कर पाता, ठीक है। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू द, मतलब कि अगर बहुत लंबे समय तक कोई उस फैक्ट्री में काम करेगा तो जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जो क्या करता है फाइब्रस कुछ फाइब्रोसिस कर सकता है, ठीक है, ये कुछ गलत लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद फाइब्रोसिस अगर उसके लंग्स में चला जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा, सीरियस लंग्स डैमेज हो सकता है, ठीक है। वर्कर इज सच इंडस्ट्री, इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्टिव मास्क लगाओ, ठीक है। तो ये 2-3 बचा हुआ क्या। उसके बाद क्या है फिल्मोसिस, ये क्या होता है, इज अ टर्म दैट कैन रिफर टू एनी क्रोनिक लंग्स, मतलब कैन नॉट बी कॉज बाय द इनहेलेशन ऑफ डस्ट टॉक्सिक फाइबर। मतलब ये अब इसी का कुछ बहुत सारा टाइप होता है, किसका, तुम्हारा ऑक्यूपेशनल इसका पहला क्या है तुम्हारा, जिसकी वजह से मतलब जिस मान इसमें क्या होगा, टॉक्सिक फाइबर जो हम लोग के लंग्स में जब जाता है तो कोल वर्कर बोलते हैं उसको, वो उसकी वजह से क्या होता है, इनलेशन होता है, मतलब कोल डस्ट हम लोग के बॉडी के अंदर जाता है, जिसकी वजह से हम लोग का क्या होगा, कोयला होता है, तो कोयला से रिलेटेड जो होता है, ठीक है। उसके बाद क्या तीसरा, उसके बाद क्या सिलिकोसिस, ये पढ़ोगे खुद समझ में आ जाएगा, मतलब कि बस सिंपल उसका टाइप है किस ऑक्यूपेशन से जुड़ा हुआ है सबसे। उसके बाद क्या कॉज बाय द इनहेलेशन ऑफ सिलिका डस्ट, अगर सिलिका डस्ट जाएगा उसको क्या बोलेंगे, सिलिकोसिस बोलेंगे। एब्सिटोसिस किसको बोलेंगे, जब एबेस्टोसिस जाएगा हम लोग के लंग्स में, कॉज बाय इनहेलेशन ऑफ, मतलब ये सब ना हम लोग जब इनहेल करेंगे तो इसकी वजह होता है, जैसे मान लो कॉटन फाइबर अगर जाएगा तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा जो अब बचा हुआ ना वो कल हम लोग करेंगे, क्योंकि देखो आज ना रिकॉर्ड हो गया था, ठीक है, लगभग 1-1.5 घंटे के आसपास रिकॉर्ड किए। उसके बाद क्या हो गया कि थोड़ा सा लाइट कट गया और बिना वो ना रिकॉर्डिंग पूरा बर्बाद हो गया, ठीक है। लाइट कटने के बाद अचानक से कैमरा ऑफ हो गया था, तो अब पूरी स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग करना, इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो जितना आपको देखा गया जितना इसमें पढ़ा है वो सब समझ में आएगा, जो समझ में आएगा उसको कमेंट कर देना, उसको हम दोबारा से पढ़ा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कल सेम पीपीटी लेके आएंगे और पूरा पढ़ाएंगे अच्छे से, ठीक है। 20 से 25 मिनट कल हमको वक्त दे दो, वो हम कर देंगे, ठीक है। चलो ये तुम्हारा ये पढ़ लेना कि रिस्पिरेटरी जनरल बॉडी सर्फेस से स्पॉन्जेस हो गया, है ना, सिलेंट्रेटास हो गया, फ्लैट फॉर्म हो गया, ये सब तुम्हारा क्या करता है, ब्रीथिंग करता है, मोस्ट स्किन से मतलब अर्थवॉर्म करता है, फ्रॉग करता है, ठीक है। ये सब तुम पढ़ लेने को, इंसेक्ट गिल्स वगैरह किससे करता है, इस तरीके से, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, ठीक है बेटा। माफ़ी चाहेंगे इसके लिए, क्योंकि थोड़ा सा ना एक्सेल टेक्निकल इशू हो गया था, लाइट कट गया था। मैं स्टार्टिंग में तुमको दिखाया था कि मैंने पूरा पढ़ा रखा था, 1 घंटे के आसपास 1.5 घंटे के आसपास हमने पढ़ाया था, उसकी वजह से क्या होता है थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी ऑनलाइन फील्ड में, ये सब तो होते रहता है, ठीक है। बाकी पढ़ाई करते रहो, और जहाँ जो भी पार्ट इसमें समझ में नहीं आया बीच में क्या होगा, लास्ट में थोड़ा सा स्पीड करना पड़ा, रीजन क्या है, लाइट फिर कट गई है, ठीक है, तो थोड़ा सा स्पीड करना पड़ा। तो प्लीज़ बीच में जो भी समझ में नहीं आया उसके लिए तुम मैसेज कर देना या फिर पर्सनली कमेंट कर देना, ठीक है। मैं कमेंट सारा पढ़ता हूँ, ठीक है, कमेंट करो उसके लिए, और मैं जरूर करूँगा, ठीक है। कल इसका जो भी छोटा मोटा पार्ट बचा हुआ है, 1-2 टॉपिक बचा हुआ उसको हम लोग कल करेंगे, ठीक है। चलो पढ़ाई करते रहो, थैंक यू सो मच।